हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रोमांस रीडर। आई होप आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे और मज़ेदार से नॉवल आप लोग इंजॉय करते रहें। तो चलते हैं एक ज़बरदस्त नॉवल की तरफ। Good SP Kayan Kazmi, well done. King's people have been killed and unnecessary people have been stopped from going to other countries. We appreciate you. You are really admirable. Evil has been eradicated. We will reward you with the post of DSP. We command you. Good SP Kazmi. वेल डन। किंग के लोग मारे गए हैं और गैर ज़रूरी असला भी दूसरे मुल्क से रुक गया है और हम आपकी तारीफ़ करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं। आज आप लोगों को ज़बरदस्ती का काम करना है और बुराई ख़त्म की और आपको इस इनाम पे डीएसपी के बेटे पे फायज डीएसपी के ओहदे पे फायज हो जाएंगे। हम आपको प्रमोशन करते हैं आपका। मेजर फारूक आयान की काबिलियत पे उसको सराहते हुए तारीफ़ कर रहे थे। शुक्रिया सर, लेकिन मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ा है कि मुझे अपने कुछ नौजवान साथियों को नहीं बचा सका। मैं कायान लफीज अपने इश्तियाल पे काबू पाते हुए बोला था, इस बात का हमें भी अफसोस रहेगा, लेकिन हम पुलिस वालों का काम ही अपने मुल्क के लिए लड़ना होता है, मुल्क के लिए शहीद होना होता है। मुझे उन सारे नौजवानों पर फ़ख्र है जो मुल्क के लिए शहीद हुए। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया एसपी कायान। गुड लक। कायान ने लफीज के मेजर फारूक का शुक्रिया अदा किया था। ये सब ईवल ने किया था और इसमें उसका तो कोई कमाल ही नहीं था, लेकिन वो ये बात मेजर फारूकी को नहीं बता सकता था, वरना उसका मोए मोए हो जाना था। इसीलिए कायान ने चुप रहना ही बेहतर समझा था। बड़ी, हम कब जाएंगे? एन आपी की शादी पे मुझे भी शॉपिंग करनी है। मुझे नहीं पता, मुझे नए कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं। मुझे मॉल लेके चले ना प्लीज़। बड़ी लाड़ी बिलते जाइए लहजे में बोली थी। मेरी गुड़िया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो आओ, मैं अपनी गुड़िया को प्यारे प्यारे से कपड़े लेके देता हूँ। लव यू बड़ी, आप बहुत अच्छे हैं, मेरी हर बात मानते हैं। लेकिन बड़ी लाड़ी के चेहरे से मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई थी। अमान उसके उदास चेहरे को देख के परेशान हुआ था। लेकिन क्या गुड़िया, मुझे एंजल की याद आ रही है। बड़ी, मुझे उनसे मिलना है। लाड़ेब की आंखों से आंसू निकलने लगे थे अपने एंजल को याद करते हुए। मेरी गुड़िया बस इतनी सी बात पे रो रही थी। तुम्हारा बड़ी तुम्हारे लिए पूरा एंजल तुम्हारा ला देगा। अमान लाड़ेब को गले लगाता हुआ बोला था। लाड़ेब किसी बच्चे की तरह अमान के गले से लग के रोने लगी थी। उसे आज शिद्दत से एंजल की याद आ रही थी। ओहो मेरी गुड़िया, रोते नहीं, तुम तो बड़ी हो गई हो। बुरी बात है, बच्चे रोते नहीं हैं। मैं अभी मॉल से वापसी में आपको अपनी एंजल के पास आपको आपके एंजल के पास ले जाऊंगा। अमान लाड़ेब को बहलाते हुए बोला था। पक्का ना? बड़ी लाड़ेब अमान के सीने से सर उठाती, आंखों में आंसू लिया अमान को देख के पूछने लगी थी, पिंकी प्रॉमिस में जान ले जाऊंगा। अब रोना बंद करो। लाड़ेब रोना भूल के अपने एंजल से मिलने की खुशी में खुश हो रही थी। सफ़ीर भी हिबा को पिज़्ज़ा खिलाने बाहर लाया था और फिर हिबा की ज़िद पे शॉपिंग करवाने मॉल ले आया था। बड़ी, मुझे वो चाहिए। लाड़ेब की नज़र सब्ज़ रंग के फ़्रॉक पे पड़ी थी। अमान ने सामने शॉप में प्यारा सा लटका हुआ फ़्रॉक देखा था। बहुत ही खूबसूरत था, बिल्कुल अमान की गुड़िया की तरह था। अमान ने लाड़ेब को उसकी पसंद का फ़्रॉक लेके दिया था जिसपे वो कंफर्टेबल रहती थी। लाड़ेब अमान को पूरा मॉल घुमा रही थी। लाड़ेब ज्वेलरी वाली शॉप पे रुक कर अपने लिए चूड़ियाँ देख रही थी। पास पड़े पायल पे अमान की नज़र पड़ी थी। अमान की नज़रों के सामने चंदा थी और उसके गोरे गोरे पाँव आए थे। अमान ने बड़े ही चाह से चंदा के लिए वो पायल का जोड़ा ले लिया था। बड़ी, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। अमान अभी पायल देख ही रहा था कि उसे लाड़ेब की आवाज़ सुनाई दी थी। वह थक हार के अब अमान से फरमाइश करने लगी थी, अच्छा तो मेरी गुड़िया को पिज़्ज़ा खाना है तो चलो आओ खिलाता हूँ मैं पिज़्ज़ा। अमान चंदा के लिए पायल पैक करवाता हुआ लाड़ेब को पिज़्ज़ा खिलाने ले गया था। अमान लाड़ेब को पिज़्ज़ा पॉइंट ले आया था। लाड़ेब बच्चों की तरह पिज़्ज़ा खा रही थी। उन्हें अभी थोड़ी ही देर हुए अंदर बैठे हुए कि सफ़ीर भी हिबा को लेकर पिज़्ज़ा पॉइंट में दाखिल हुआ था। लाड़ेब की नज़र सफ़ीर पर गई थी, आंखों में खुशी की किरण चमकी थी और लाड़ेब अपना पिज़्ज़ा वहीं छोड़ते हुए एकदम से चीख पड़ी थी। एंजल! लाड़ेब भाग के सफ़ीर के गले लगी थी। इस अचानक इफ्तार से सफ़ीर घबरा गया था। सारे लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। एंजल, एंजल, आई मिस यू सो मच। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। लाड़ेब किसी छोटे बच्चे की तरह सफ़ीर के गले लगे बोले चले जा रही थी। सफ़ीर के एहतियात से लाड़ेब को अपने सीने से सफ़ीर ने अलग किया था। प्रिंसेस कैसी हो? सफ़ीर लाड़ेब का चेहरा दोनों हाथों में लिए पूछने लगा था। मैं ठीक हूँ एंजल, आपकी बहुत याद आ रही थी। लाड़ेब मुँह फुलाए बोली थी। अमान ये मंजर देख के बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो रहा था। वो भी सफ़ीर के पास जाता, उससे मिला था। कैसे हो सफ़ीर? मैं ठीक हूँ एंजल, चले वहाँ कुर्सी पे बैठते हैं, मुझे पिज़्ज़ा खाना है ना। लाड़ेब सफ़ीर का बाजू पकड़ते पास वाली कुर्सी पे बिठा गई थी। अमान और हिबा भी साथ ही बैठ गए थे। लाड़ेब सफ़ीर का बाजू जोर से पकड़े बैठी थी और एक हाथ से पिज़्ज़ा खा रही थी। एंजल, आप तो मुझे स्टोरी सुना रहे थे ना, फिर मैं सो गई थी। वो मासूम सा मुँह बना के बोली। सफ़ीर ने अमान को देखते अपना बाजू लाड़ेब के हाथ से छुड़वाया था और उसके पास ही बैठ गया था। हिबा,
मायनी खेज नजरों से सफ़ीर को देख रही थी और आंखों ही आंखों में भांडा फोड़ने की धमकी दे रही थी। पिज़्ज़ा खाने के साथ साथ लाडेब कोई ना कोई ऐसी बात कह देती थी जिससे सफ़ीर और अमान मुस्कुराने पे मजबूर हो जाते थे। अमान तो लाडेब की सफ़ीर के साथ अटैचमेंट देख के बहुत कुछ सोचने पे मजबूर हो गया था। सफ़ीर ने हिबा को पिज़्ज़ा खिला के अमान से इजाज़त चाही थी। सफ़ीर को जाता देख के लाडेब फिर से उदास हो गई थी। बड़ी क्या मेलिए मेरे एंजल को घर नहीं ला सकते मेरे पास? गुड़िया तुम्हारी एन आपी की शादी हो जाए फिर हम आपको आपके एंजल के पास छोड़ेंगे। ये आपके बड़ी का वादा है? सच्ची बड़ी? वो खुशी से उछली थी। आराम से गुड़िया, चलो अब घर चलते हैं, फिर तुमने मेडिसिन भी खानी और आराम भी करना है। हाँ बड़ी, लेकिन आपको अपना आपका वादा याद रखना है, ओके? हाँ हाँ याद है। वो दोनों बातें करते करते बाहर निकल गए थे। अमान चंदा को उस जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर लाना चाहता था। वो चाहता था कि वो अपनी जिल्लत भरी दुनिया से बाहर निकले, दूसरी दुनिया भी देखे, उसे एहसास हो के इस दुनिया से निकल के वो कितना अच्छा महसूस करेगी। अमान चंदा को अपने साथ ले जाने हीरा मंडी पहुंच चुका था। कंगना ने अमान को देख के इग्नोर कर दिया। उसे पता था वो मना भी करेगी तो ये लड़का चंदा से मिलकर ही जाएगा, इसलिए वो खामोश हो गई थी। और अमान चंदा को लेने उसके कमरे में चला गया था। दरवाजे के हैंडल पे हाथ रखते अमान ने दरवाज़ा खोला था। चंदा के रोने की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी थी। अमान फौरन चंदा के पास गया था जो बेड पे बैठी रो रही थी। क्या हुआ है चंदा, आप क्यों रो रही हैं, मुझे बताएं। अमान को न जाने क्यों चंदा के आंसू देख के बेचैनी से होने लगी थी। चंदा ने अमान को देखते जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे। कुछ नहीं, कुछ तो है चंदा, क्या आप मुझे अपने दर्द में शरीक नहीं करेंगी? इतना तो मैं कर सकता हूँ कि आपका दर्द बांट सकूँ। चंदा ने अपनी भीगी नीली आंखें उठा के अमान को देखा था। अमान चंदा की आंखों में अपने आप को डूबता हुआ महसूस कर रहा था। आज चंदा का दिल भी कर रहा था कि वो अपना माजी खोल के उसके सामने रख दे, ताकि वो ये भी जान सके कि जिस लड़की के साथ वो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं वो पहले किसी के धोखे में आके अपनी इज्जत गवा बैठी है। चंदा, मुझ पर यकीन कर सकती हैं? अमान उसके पास बेड पे बैठते हुए बोला था। चंदा ने एक नज़र अमान को देखा और अपने कपकपाते लबों से बोलना शुरू किया था। चंदा का माजी, अरे ओ मोना बेटिया, कहाँ है तू? रामपाल अपने छोटे से घर के अंदर दाखिल होते हुए बोला। सहन में उसकी बीवी राधिका खाना पका रही थी। आ गई बापू। कमरे से 17 साल की लड़की भागते हुए निकली थी, जो कि बेहद खूबसूरत थी। छोटी सी कमीज और नीचे खुले घेरे वाली शलवार पहने बाहर निकली थी। गले में दुपट्टा ना होने के बराबर था। अरे मेरी बिटिया, रामपाल ने उसके सर पे प्यार दिया था। बापू तू क्या लेके आया मेरे लिए? मोना ने खुश होते हुए रामपाल के हाथ में अपने लिए किताबें देखी और राधिका अपने उन बाप बेटी का प्यार देख के मुस्कुरा रही थी। यही तो थी उनकी कुल कायनात। रामपाल और राधिका की पसंद की शादी हुई थी। दोनों घरों ने धूमधाम से शादी की थी। राधिका रामपाल के साथ इस छोटे से घर में आके भी बहुत खुश थी और रामपाल के लिए राधिका बहुत ही अच्छी बीवी साबित हुई थी। 8 साल तक उनके घर में कोई औलाद नहीं हुई थी। कितनी मन्नतें उन्होंने मंदिरों में मांगी थी, कितने ही चढ़ावे चढ़ाए थे, पाठ पूजा की थी, तब जाके उनके भगवान ने उनकी सुनी थी और उनके घर में एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से मोनिका रखा था। सारी दुनिया का लाड प्यार दोनों अपनी बेटी पर निछावर करते थे, चाहे वो गरीब थे, लेकिन हर ख्वाहिश मोनिका की पूरी करते थे। बाबू तू मेरे कॉलेज के लिए किताबें लेके आया है ना? मोना रामपाल के हाथों से किताबें लेते हुए बोली थी। हाँ मेरी बिटिया को शौक था ना पढ़ने का, तो यह कैसे हो सकता है कि रामपाल अपनी मोना बिटिया की ख्वाहिश पूरी ना करे? बाबू बाबू तू बहुत अच्छा है, मोना रामपाल के गले लगते हुए बोली थी। अच्छा बस तेरा बाबू अच्छा है, अम्मा अच्छी नहीं है, राधिका मोनिका के प्यार से कान खींचते हुए बोली थी। अरे अम्मा, मोना तो अपनी माँ पे अपनी जान भी वार देगी, कभी ऐसा टाइम आया तो। हट पगली, ऐसी बातें नहीं करते, भगवान तुझे लंबी उम्र दे और तेरी अच्छी जगह शादी करे। अम्मा मैं तो कहती हूँ मेरा बंदा ना मेरे बापू जैसा हो, जो मुझे बेहद प्यार करे और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करे। भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। चल जा, तू अपने बापू को पानी ला के दे, फिर खाना खाते हैं। मोना किताबें लेती अंदर चली गई थी। मोना के बापू, हमें तो डर लगता है अपनी बिटिया को बाहर भेजने से, देखते हैं ना कितनी प्यारी है हमारी बिटिया, अगर किसी की नज़र में आ गई तो। अरे राधिका तो क्यों परेशान होती है, भगवान सब ठीक करेगा। मेरी बिटिया को शौक है बहुत पढ़ने का, और अब हम लोगों के डर से अपनी बिटिया के ख्वाब तो नहीं तोड़ सकते ना। हाँ तो कह तो तू ठीक रहा है, पर कब जाएगा मोना को लेके कॉलेज? कल जाएगी मेरी बिटिया कॉलेज, उसे मैं डॉक्टर बनाऊंगा। हमारे गाँव में डॉक्टर की कमी है ना, अगर यहाँ गांव में कोई डॉक्टर होता तो मेरी अम्मा बच जाती। रामपाल ने दुखी लहजे में कहा था। राम भगवान की जो मर्जी, लेकिन तू फिक्र ना कर, हमारी मोना बड़ी होके हमारा नाम रोशन करेगी। हाँ मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। वो दोनों खुश थे, मुस्तकबिल के फैसलों से अनजान थे। अगले दिन मोना अपने बाबू के साथ कॉलेज चली गई थी। इतना बड़ा कॉलेज देखे तो मोना की आंखें चमकी थी। बाबू मैं इतने बड़े कॉलेज में पढ़ूंगी? मोना खुशी से रामपाल के गले लगी थी। हाँ मेरी प्यारी बिटिया इतने बड़े कॉलेज में पढ़ेगी, लेकिन बिटिया एक बात याद रखना, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, यहाँ बहुत बड़े और बूढ़े बूढ़े लोग भी होते हैं, उनसे बच के रहना है। रामपाल ने अपनी बेहद खूबसूरत नीली आंखों वाली गुड़िया को देखते हुए कहा, जो इस वक्त कॉलेज के यूनिफॉर्म में बेहद प्यारी लग रही थी। बाबू तू फिक्र ना कर, देखना एक दिन मैं तेरा नाम जरूर रोशन करूंगी। मोना भी खुशी से मारे
खुशी के मारे फिर से रामपाल के सीने से लग गई थी। मोना फिर रोज कॉलेज जाने लग गई थी, लेकिन कुछ दिनों से उसे उस रास्ते में एक लड़का नजर आने लगा था जो उसके कॉलेज जाते वक्त और छुट्टी के वक्त भी उसके कॉलेज के सामने खड़ा रहता था। और जब मोना घर के लिए निकलती तो वो उसके पीछे पीछे चलता। एक दिन मोना को बहुत गुस्सा आया और उसे अपने पीछे रास्ते में आते देख के वो खड़ी हो गई थी। क्या बात है भैया, जो तू रोज मेरे पीछे आ जाता है? मोना ने अपनी नीली आंखों को और बड़ा करके कहा था। उस लड़के को देखा था, वो लड़का था अभी तो बहुत खूबसूरत। वो लड़का उसकी बात सुन के मुस्कुराया था। मेरा नाम अर्जुन ठाकुर है। तो मैं क्या करूं बाबू, मैंने तेरा नाम का चार नहीं डालना और आइंदा मेरे पीछे ना आना, वरना मैं बाबू को बता दूंगी। मोना गुस्से से कह के वहां से चली गई थी। अर्जुन दूर तक उसे देखता रहा था। मोना तेज तेज कदम उठाती घर गई थी। बेटा क्या हुआ, तू परेशान है क्यों? राधिका ने मोना को गहरे गहरे सांस लेते देखा तो पूछने लगी थी। कुछ नहीं अम्मा, एक कुत्ता पीछे लग गया था तो भाग के आई हूँ, डर गई थी। कुछ नहीं अम्मा, एक कुत्ता पीछे लग गया था, उससे डर कर भाग गई थी और तो सांस चढ़ गई। अरे बेटा ध्यान से आया कर, किसी दिन वो कुत्ता तुझे काट ही ना ले। नहीं अम्मा, मैंने उसे पत्थर मारा है, क्या पता अब रास्ते में ना आए। चल मेरी बिटिया, मुँह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए रोटी लाती हूँ, ठीक है अम्मा? मोना भी हाथ मुँह धोने चली गई थी। अगले दिन फिर से अर्जुन मोना के रास्ते में खड़ा था। मोना ने उसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा, लेकिन कच्ची उम्र की थी। वह रोज रोज उसके सामने आता, उसे बात करने की कोशिश करता, जिससे मोना का दिल भी पिघलने लगा था। मोना एक दफा मेरी बात सुन लो, अगर तुमने अब मेरी बात ना सुनी तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। मोना उसकी धमकी सुनती खड़ी हो गई थी। मोना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जब से तुमको देखा मैं अपने होशो हवास गंवा बैठा हूँ। मोना ने अर्जुन को देखा था जो उससे प्यार का इजहार कर रहा था, वो भी था भी तो इतना खूबसूरत। मोना तुम ना चांद जैसी खूबसूरत हो, इसीलिए मैं तुम्हें चंदा बोला करूंगा। अर्जुन उसे अपनी बातों के जाल में फंसा रहा था और वो मासूम उसकी बातों को सच मानने लगी थी। अपनी तारीफ सुनती वो शर्मा के सर झुका गई थी और अर्जुन के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। अब वो रोज उसके रास्ते में खड़ा होता और मोना छुट्टी के बाद का सारा वक्त अर्जुन के साथ गुजारने लगी थी। और घर में बताती कि पेपर्स होने वाले हैं, इसीलिए लेट छुट्टी होती है। इसी तरह उनको मिलते मिलते अपने प्यार का खेल खेलते 1 साल हो गया था और मोना अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करने की बजाय अर्जुन के साथ घूमने फिरने लगी थी। मोना गरीब थी और अर्जुन अमीर। वो उसे रोज नित नए गिफ्ट दिलाता, खाना खिलाता, जिससे मोना को खुशी होती थी। वो पागल अर्जुन से मोहब्बत कर बैठी थी। रामपाल और राधिका अपने ख्वाब से जाए बैठे थे कि उनकी बेटी डॉक्टर बनेगी, उनका नाम रोशन करेगी। चंदा ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये पायल लाया हूँ। अर्जुन ने खूबसूरत पायल उसे दिखाता हुआ कहने लगा था। अर्जुन ये तो बड़ी महंगी लग रही है। अरे मेरी जान, ये तुम्हारे हुस्न के आगे कुछ भी नहीं है। अर्जुन की बात सुनते ही चंदा शर्मा के उसे देखने लगी थी। एक दिन वो दोनों पार्क में बैठे थे। रामपाल वहां से गुजर रहा था अपनी बेटी के साथ। अर्जुन को बैठे देख के रामपाल को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से आगे बढ़ा और अर्जुन को मारने लगा। वो जानता था कि अर्जुन इंतहा का निकम्मा और आवारा लड़का है। वो जगह जगह लड़कियों को छेड़ता है, जिससे रामपाल बखूबी वाकिफ था। मोनिका को अर्जुन के साथ रामपाल को देख के गुस्सा आया था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ बैठने की? जबकि मोना तो अपने बापू को देख के परेशान हुई थी। बापू बापू छोड़ उसे, वो मर जाएगा। रामपाल ने गुस्से से मोना की तरफ देखा था। रामपाल अर्जुन को छोड़ता मोना का हाथ पकड़ता उसे घसीटता हुआ घर लाया तो रात ही सहन में फेंक दिया था। राधिका जो सहन में बैठी सब्जी बना रही थी, रामपाल को गुस्से में देख के डर गई थी। अरे क्या हुआ राम? राधिका पूछी से वो उस नकम्मे लड़के घटिया लड़के के साथ क्या कर रही थी। ये इसके साथ पार्क में बड़ी बातें कर रही थी। राधिका ने भी अजीब नजरों से मोना की तरफ देखा। वो किस लड़के की बात कर रहा है? नहीं अम्मा, वो लफंगा नहीं है, वो कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है। रामपाल ने गुस्से में आगे बढ़ कर आज पहली दफा अपनी बिटिया पे हाथ उठाया था। एक जोरदार थप्पड़ मोना के चेहरे पे पड़ा था। वो लफंगा ही है, तुझे नहीं पता? हम मर्द जानते हैं कि वो कितना बेगैरत है। बाहर किस किस से मुंह मारता है। तुझे मैंने कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा था और मोना, और तूने हमारा यकीन तोड़ा। मोना की इस हरकत से रामपाल की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मोना तो अपने बापू की आंखों में आंसू देख के जल्दी से उसके पास गई। माफ कर दे बापू, तू ना रो। तेरी मोना ने तेरा यकीन तोड़ा है। मुझे माफ कर दे, मुझे मार दे, लेकिन तू ना रो बाबू। मैं आइंदा उसे नहीं मिलूंगी, मुझे माफ कर दे। राधिका भी रो रही थी, लेकिन रामपाल बगैर कुछ के अंदर चला गया था। मोना तूने ये अच्छा नहीं किया, इतनी मुश्किलों से तेरा दाखिला करवाया था, तूने हमारा यकीन तोड़ा है। अम्मा माफ कर देना, मैं वादा करती हूँ आइंदा उसे नहीं मिलूंगी। मेरा ख्वाब ना तोड़ो, मुझे डॉक्टर बना, ये फैसला तेरा बापू करेगा। अब राधिका भी उसे छोड़ के कमरे में चली गई थी। रामपाल ने 2 दिन से मोना से कोई बात नहीं की थी, ना ही मोना कॉलेज गई थी। उसे दुख हुआ था कि वो इतने शौक से अपनी बिटिया को डॉक्टर बनाना चाहता था और वो क्या करती फिर रही थी। मोना ने बड़ी दफा कोशिश की थी रामपाल से माफ़ी मांगने की, लेकिन रामपाल ने उससे ना ही बात की थी और ना ही वो उसके सामने आया था। मोना खाना खा लो। मोना ने कितने ही दिन से खाना नहीं खाया था। राधिका अपनी बेटी की भूख का ख्याल करती उसे खाना खिला रही थी। नहीं अम्मा, जब तक बापू राजी नहीं होता मैं खाना नहीं खाऊंगी। तेरा बापू अभी थोड़ा गुस्से में है, ठीक हो जाएगा। लेकिन अम्मा अभी वो कुछ कहती कि रामपाल कमरे में आया था। बापू, मोना उठ के रामपाल के पैर पड़ी थी। बापू माफ कर देना अपनी गुड़िया को। रामपाल
रामपाल ने भी कहा। अब रामपाल भी कहाँ मजीद अपनी बिटिया से दूर रह सकता था। रामपाल ने मोना को पैरों से उठा के अपने गले लगा लिया था। मोना रामपाल के गले लगे जोर जोर से रोने लगी थी। बाबू, मैं वादा करती हूँ मैं अब तेरा यकीन नहीं तोड़ूंगी। रामपाल ने प्यार से उसे गले से लगाया और राधिका फिर से दोनों का प्यार देख के मुस्कुरा दी थी। मोना फिर से कॉलेज जाने लगी थी और अर्जुन फिर से उसके रास्ते में आया था, लेकिन मोना उसे इग्नोर करके आगे चलने लगी थी। क्या हुआ है चंदा, ऐसे क्यों कर रही हो मेरे साथ? अर्जुन ने मोनिका का बाजू पकड़ के उसे अपने रूबरू किया था। छोड़ो मुझे अर्जुन, मैं अब तुम्हारे साथ और प्यार के वादे नहीं कर सकती। मैंने अपने बापू का ख्वाब पूरा करना है, मुझे डॉक्टर बनना है और मैं अपने बापू का यकीन नहीं तोड़ सकती। चंदा, मेरे साथ जो प्यार के वादे किए उसका क्या, वो मेरे को माफ़ कर दे अर्जुन। अब मेरे रास्ते में ना आना। देख लो चंदा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मोना बेरुखी से कहती चली गई थी। देख लूंगा साली, तेरे को बड़ी हवाओं में उड़ रही है ना, जल्दी तेरा बंदोबस्त करता हूँ मैं। अगले कई रोज़ मोना कॉलेज जाती रही, लेकिन अर्जुन उसके रास्ते में नहीं आया था। पहले तो मोना खुश हुई थी कि चलो जान छुटी, लेकिन फिर मोना को उसकी धमकी याद आई थी। मोना परेशान हुई थी कि कहीं उसने सच में खुदकुशी तो नहीं कर ली। उसकी कच्ची उम्र का प्यार फिर से उमड़ने लगा था। उसे फिर से वो याद करने लगी थी। एक हफ्ते बाद अर्जुन दोबारा उसे नजर आया था। अर्जुन के हाथ पे पट्टी बंधे देख के मोना परेशान हो गई थी। अर्जुन, ये क्या हुआ तुमको? वो अर्जुन का हाथ पकड़ के कहने लगी थी। छोड़ो मुझे, कुछ चंदा कुछ भी नहीं हुआ है। चंदा, अर्जुन ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी और 6 दिन हॉस्पिटल में रह के आया, अर्जुन के दोस्त ने मोनिका को बताया था। चंदा ने राजू की बात सुन के अपने मुंह पे हाथ रखा था। उसकी नीली आंखों से आंसू मोती की तरह टूटने लगे थे। अर्जुन ने अपने दोस्त राजू को आंख मार के शाबाशी दी थी। अर्जुन, तुमने ऐसा क्यों किया? अर्जुन ने अपने दोस्त राजू को आंख मार के शाबाशी दी थी। अर्जुन, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम मुझसे दूर हो गई थी। मोना इस बात से शर्मिंदा हो गई थी। वो फिर से अपने बाप से किया हुआ वादा भूलने लगी थी और अर्जुन से के प्यार में अपने दिल का तो मजबूर होकर दोबारा से अर्जुन से मिलने लगी थी। चंदा, तेरा बापू हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे, तो चल मेरे साथ हम कहीं और चले जाते हैं। नहीं अर्जुन, मैं कैसे? वो परेशान होते हुए बोली थी। क्यों नहीं? क्या तुम मेरे से प्यार नहीं करती? अर्जुन मासूमियत से बोला था। करती हूँ अर्जुन, लेकिन अम्मा बाबू की इज्जत, उनका ख्वाब तो ठीक है, फिर हम दोनों अलग हो जाते हैं। वो ये कहते उठने लगा था। मैं मर जाऊंगा और उसकी जिम्मेदार तुम होगी। चंदा, नहीं अर्जुन, तुम अब ऐसे ना करना, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। अर्जुन के चेहरे पे शैतानी मुस्कुराहट आई थी। ठीक है, फिर हम भाग जाते हैं, तो मुझे बता देना अगर तुम ऐसा शादी करना चाहती हो तो। अर्जुन आंखों में आंसू लिए मोनिका को बोला और पर जिस पे मोना परेशान होती घर चली गई थी। घर जाके भी वो परेशान ही रही थी। ठीक से खाना भी नहीं खाया था। एक तरफ उसकी माँ, उसका बापू जो उसे बेहद प्यार करते थे, और एक तरफ उसकी कच्ची उम्र की मोहब्बत और फिर अमीर होने का ख्वाब जब पूरे होने जाने थे। और अगर मैं अर्जुन से शादी कर लूँगी, बाद में बापू जा मान जाएगा और वो मेरे से प्यार भी तो करता है ना। वो ये सोचती हुई अर्जुन से शादी करने का फैसला कर चुकी थी। अगले दिन वो अपनी अम्मा और बापू से मिलने लगी और ऐसे जैसे आखिरी दफ़ा मिल रही हो। मेरी बेटी आज क्यों रो रही है? रामपाल ने प्यार से उसके बाल संवारते हुए कहा था। बापू, तू मेरे से कितना प्यार करता है? मेरी जान, तेरा बापू तेरे से बहुत प्यार करता है। रामपाल ने उसके माथे पे बोसा दिया। मोना को अपना किया फैसला एक लम्हे को गलत लगा, लेकिन अर्जुन का सोच के वो ठंडी सांस भर के रह गई थी। वो राधिका और रामपाल से आखिरी दफ़ा मिलती घर की दहलीज पार कर गई थी। फिर वो सीधा अर्जुन के पास गई थी। अर्जुन, ब्याह करने के बाद तू मेरे को मेरे घर छोड़ाएगा ना? बापू मान तो जाएगा ना? मोना परेशानी से अर्जुन से कहने लगी थी। हाँ चंदा, मान जाएगा, हम शादी करके जाएंगे और फिर तेरे माँ बाप के पास और कोई चाड़ो भी नहीं होगा ना। चल आजा, गाड़ी में बैठ। और मोना अर्जुन की बात मानती गाड़ी में बैठ गई थी। अगर उसे पता होता कि आज उसके साथ क्या होना है तो वह कभी भी ये कदम ना उठाती। अर्जुन, ये मंदिर का रास्ता तो नहीं है? और मोनिका परेशानी से बोली थी, क्योंकि अर्जुन उसे मंदिर नहीं कहीं और ही लेके जा रहा था। लेकिन अर्जुन उसके सवाल पे कुछ ना बोला था और गाड़ी चलाता रहा था। मोना भी खामोश हो गई थी। चंदा, पहले हम हमारे घर जाएंगे, फिर वहाँ से मंदिर जाएंगे। मोना को थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन चुप करके बैठ गई थी। वो उसे लेकर घर के अंदर चला गया था और पूरा घर खाली था। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तेरे लिए जूस लेके आता हूँ, अर्जुन मोना को बोला था। मोना को घबराहट होने लगी थी। एक उसका दिल किया कि वो यहाँ से भाग जाए, फिर अर्जुन का सोचती बैठ गई थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन आया तो उसके हाथ में जूस का गिलास था। ये लो, तुम पियो ये जूस, फिर कुछ दोस्त आएंगे और फिर मंदिर चलते हैं ब्याह करने। मोना ने गिलास पकड़ के जूस पीना शुरू कर दिया था और थोड़ी ही देर में उसकी आंखों के आगे इर्द गिर्द अंधेरा छाने लगा था। वो बार बार अपनी आंखें ज़बरदस्ती खोलते अर्जुन को देखने लगी, जो उसकी हालत देखता मुस्कुरा रहा था। अर्जुन, मेरा सर तक चकरा रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे घर छोड़ दो। ऐसे कैसे तुझे घर छोड़ दूँ साली हरामजादी, अभी तो मज़ा आएगा। वो शैतानी मुस्कुराहट लिए क्या था। मोना को धचका दे गया था। क्या मतलब अर्जुन? वो अपने चकराते सर को थाम के उठने की कोशिश करते हुए उससे पूछने लगी थी। मतलब अभी समझाता हूँ। वो अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए चंदा की तरफ बढ़ने लगा था। नहीं अर्जुन नहीं, प्लीज़ नहीं, तुमने तो कहा था कि हम ब्याह करेंगे। बस कमबख्त, कौन कमबख्त
शादी करना चाहता है तुमसे। मैं तो तेरे हुस्न पे मर मिटा था। उस दिन तेरे बाप ने मेरे को मारा था ना, उसका बदला भी तो लेना है ना। वो उस पर झुकते हुए उसके कानों में सूर भोंक रहा था और चंदा अपने नाजुक हाथों से उसे पीछे धकेलने लगी थी। पीछे हटो अर्जुन, भगवान मेरी इज्जत की लाज रख ले। वो अपने भगवान से अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी थी, लेकिन इस वक्त वो अपने माँ बाप का ख्वाब यकीन तोड़ के आई थी और उसका भगवान उसका यकीन कैसे कायम रखता। अर्जुन उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा चुका था। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन अर्जुन को रहम नहीं आया था। वो दर्द सह सह के बेहोश हो चुकी थी। उसके जिस्म पे हर जगह हैवानियत के निशानात थे। फिर जब वो होश में आई तो खुद को एक कमरे में पाया था। चंदा के जिस्म से दर्द की टीसें उठने लगी थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द के मारे उसे उठा ही नहीं गया था। बापू बापू, मोना चिल्ला चिल्ला के रोने लगी थी। मुझे माफ़ कर दे, उसकी एक गलती ने उसको कहाँ ला खड़ा किया था। अभी वो चीखती रही थी कि एक औरत अंदर आई थी जिसने साड़ी पहनी हुई थी। पेट उसका नजर आ रहा था। उसका हुलिया देखते चंदा को कुछ कुछ समझ आने लगा था। उसके सर पे धमाके होने लगे थे कि कहीं वो कोठे पे तो नहीं नहीं नहीं, कहीं वो कौन है यहाँ पर। अपने दर्द को इग्नोर करते वो बोली थी, लड़की तू बड़ी प्यारी लाया है अर्जुन, और वो ये हमारे इस कोठे की शान होगी। जबकि कोठे वाली की बात सुनते मोना का दिल धक से बैठा था। मतलब वो ऐसी जगह पहुंची थी जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से जाने दे। मोना अर्जुन के आगे हाथ जोड़ने लगी थी। हट बे छोकरी, तेरे 2 लाख कीमत दी है मैंने अर्जुन को, अब यहाँ से कभी भी नहीं निकल सकती। कंगना उसके सर पे बम गिराते हुए बताने लगी थी। मोना ने गिर गिरा के कितनी दफ़ा मिन्नतें की, लेकिन कंगना ने उसे कहीं भी जाने नहीं दिया था। मोना ने कई दफ़ा भागने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मोना को कितनी दफ़ा मार भी पड़ी थी। उसके जिस्म पे जगह जगह मार के निशान आते। कंगना उसे ज़बरदस्ती डांस सिखाती थी। जब वो ना करती तो डांस, तो कंगना उसे मारती थी। कई दिन उसके जिस्म से मार पीट के निशान नहीं जाते थे। फिर वो अपने नसीब का लिखा समझ के चुप कर गई थी। ये सब तो उसने खुद ही अपने साथ किया था। अब फरियाद कैसी, अब वो किस मुंह से अपने घर जाती। उसकी माँ और बापू ने कितना ढूंढा होगा उसे, लेकिन वो तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। मोना ने अपना नाम चंदा बताया था। वो इस नाम की अजियत के साथ यह जिंदगी गुजारते, अपने किए की सजा भुगते ताकि। और चंदा अमान को अपना माजी सुनाते सुनाते हिचकियों समेत रोने लगी थी। अमान की आंखों में गुस्से के बाद सुर्खी बढ़ गई थी। अमान का दिल कर रहा था अर्जुन का बदन नोच डाले, लेकिन चंदा पर भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जिसके लिए मैंने जमाना छोड़ा, मुझे उसने छोड़ा पैसों की खातिर। मामा मामा कहाँ हैं आप। जावी भागता हुआ आयशा के कमरे में आया। वो जो हाशिम खान के कपड़े सेट करके अलमारी में रख रही थी, जावी को भागते आते देख के जल्दी से कपड़े रख के अपनी बाहें फैला दी थी। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मैं यहाँ हूँ। जावी अपनी माँ की आगोश में छुपा हुआ था। 18 साल का जावी अपनी माँ की गोद में आता पुरसकून हुआ था। उसके हाथ में एक ट्रॉफी थी। मामा मामा ये देखे, मुझे आज फिर से ट्रॉफी मिली है, मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आया हूँ। आयशा ने अपने खूबसूरत बेटे का चमकता चेहरा देख के माशाल्लाह कहा था और उसके माथे पे बोसा दिया था। मेरा बेटा माशाल्लाह से बहुत लायक है, देखना मेरा बेटा बड़े होके हम दोनों का नाम रोशन करेगा। इतने में हाशिम खान भी शावर लेके बाहर आ चुके थे। पापा, जावियार आयशा की बाहों से उतर के हाशिम की आगोश में जा छुपा था। जावियार बहुत ही हसास और मासूम बच्चा था। वो था तो 18 साल का, लेकिन उसकी मासूमियत देख के कोई नहीं कह सकता था कि वो 10 साल का मासूम बच्चा ही लगता था। बेहद मासूम था, अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा। वो लायक बहुत था, चीज़ों को बहुत जल्दी अपने दिमाग में बिठा लेता था, लेकिन वो लोगों से दूर ही रहता था। ज़्यादा लोगों में उठना बैठना उसे पसंद नहीं था और ना ही वो उठता बैठता था। वो बस अपने माँ बाप के साथ ही अटैच है। मेरा शेर बेटा, पापा देखे मैं इस दफ़ा फिर से फर्स्ट आया हूँ। जावियार 18 साल का होने के बावजूद बेहद मासूम था। उसकी सब्ज आंखों में इतनी मासूमियत थी कि हर कोई उसकी तरफ खींचा चला जाता था। वो था इतना खूबसूरत। देखिए देखिएगा हाशिम, हमारा बेटा आपकी तरह आर्मी में जाएगा, आपकी तरह अपने पाकिस्तान की हिफाजत करेगा। मेरा बच्चा बनोगे ना अपने पापा जैसे। आयशा मोहब्बत भरी नज़रों से जावी को देखते हुए बोली थी। जी मामा, मैं अपने पापा जैसा बनूंगा। दोनों ने ही चटाचट जावियार के फूले फूले सफ़ेद गाल चूमे थे, जिससे जावियार शर्माता अपने बाप के सीने में मुंह दे गया था। कमरे में आयशा और हाशिम का कहका गूंजा था। अपना माजी सोचते हुए जावियार की आंखें सुर्ख हो रही थी। आज उसे अपने माँ बाप की बेहद याद आ रही थी। उसका दिल करा था अभी जाके नवाज का सर उसके धड़ से अलग कर दे। जावियार ने अपना मोबाइल उठाया और नवाज को कॉल करने लगा। एक बेल दूसरी बेल जाती रही, लेकिन नवाज ने कॉल ही उठाई थी। तीसरी बेल पर नवाज ने कॉल उठाई थी। हेलो, आगे से नवाज की आवाज़ सुनाई दी थी, जिसे सुनते जावियार ने जब्त से अपनी आंखें मीची थी। कौन है, बोलो। बोलो भी नहीं बोला तो मैं कॉल बंद कर देता हूँ। नवाज गुस्से से धारा था। वो पहले किंग की धमकी को लेकर परेशान था, ऊपर से अननोन नंबर से कॉल, उसे गुस्सा आने लगा था। सबर रखे सुसर जी, इतनी भी क्या जल्दी है कॉल बंद करने की। किसी अनजान की आवाज़ सुनते हुए नवाज कॉल बंद करते करते रुक गया था। कौन सुसर जी, नवाज ने हैरत से पूछा था। आपकी बेटी का आशिक, आपकी बेटी का शौहर, आपकी बेटी के पोर पोर पे हक रखने वाला, और आपकी बेटी मेरी कैद में है। कौन है तुम, मेरी बेटी को क्यों किडनैप किया है। मॉन्स्टर की बात सुनते नवाज का पारा हाई हुआ था। वो धारा था। आराम से सुसर जी, आवाज़ नीचे। मॉन्स्टर सर्द लहजे में बोला था। अगर मैंने अपना नाम बता दिया तो कहीं आप वहाँ बैठे बैठे ही न मर जाए। आउच, नहीं नहीं, आपको तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। जावियार गुस्से से फिनकारा था। कौन कौन हो तुम, नवाज अपने अपना हलक तर करते हुए पूछा था। जावियार की धार इतनी तेज थी कि नवाज को लगा कि उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। जावियार, हाशिम खान, जावियार
गमगीन लहजे में बोलता। दूसरी तरफ नवाज की एक पल को रूह फना कर गया था। जावेयार को क्यों सुसर जी, यकीन नहीं आ रहा मेरी बेटी को क्यों कैद किया हुआ है। नवाज थूक निकलते हुए बोला था। ना 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 सुसर जी, अब वो आपकी बेटी नहीं मेरी बीवी है। वो भूल जाए कि वो कभी आप लोगों के पास भी आएगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जावेयार नवाज बिगड़ता था, कितना जलील हुआ था वो नवाज किंग के हाथों माला के गायब होने की वजह से। और अब उसे जावेयार पर भी बेहद गुस्सा आ रहा था। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने पहले जावेयार को क्यों नहीं मारा था, उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया था। जान तो मैं अब आपकी लूंगा। नवाज चाचा और सुसर जी दरवाजे पे खड़ी माला सारी बातें सुनती जल्दी से आगे बढ़ी। पापा पापा वो जोर से बोलने लगी थी कि दूसरी तरफ नवाज ने उसकी आवाज़ सुन ली थी। बेटा कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें जल्दी अपने पास ले आऊँगा। नवाज माला की आवाज़ सुनता उसे आवाज़ें देने लगा। माला बेटा। जावेयार ने आतिशफिशा नज़रों से माला की तरफ देखा था, कॉल बंद कर दी थी। माला तो जावेयार के खतरनाक तेवर देखती डर के मारे पीछे कदम लेती कमरे से भागने की तैयारी करने लगी थी। इससे पहले कि वह कमरे से जाती, जावेयार ने उसे पकड़ के बेड पे गिराया था। अपनी सब्ज आंखों से उसे गुस्से से देखने लगा था। माला ने अपना हाल अख्तर किया था। भालू, तुमने क्या समझा कि तुम अपने बाप को यहाँ बुलाओगी तो वो तुम्हें लेने आएगा और मैं तुम्हें जाने दूंगा। जावेद हारा था। माला को जावेयार की गरम गरम सांसें अपने चेहरे पे बखूबी महसूस हो रही थी। इतनी जल्दी अपने बाप के पास जाना चाहती हो? अभी तो मुझ पे माजी में लगाया गया, तुम्हें तुम्हारा इल्ज़ाम भी सच करके दिखाना है। जावी प्लीज़। ना उसे अपने ऊपर झुकता देख के वो आवाज़ भागता हुई थी उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ते वो डरते कपकपाते लहजे में बोली थी। जावेयार माला की इल्तिजाओं को खातिर में ना लाते हुए उसके लबों पे झुक गया था। माला के बालाई लबों को शिद्दत से चूमता माला की रूह को फना कर गया था। उसके लबों पे झुकता ये भूल गया था कि अगले बंदे को भी सांस लेनी है। जब जावेयार को लगा कि माला को सांस की ज़रूरत पड़ी है तो वो देखते पीछे हटा था और माँ जावेयार ने मदहोशी के आलम में माला को देखा था, जिसके लब उसकी शिद्दत से सुर्ख होकर खून छलकाने को बेताब थे। माला ने अपनी नाम आंखों से जावेयार को देखा था। जावेयार फिर से मदहोश होता, बगैर माला की परवाह किए उसके होंठों को दोबारा से करीब पे लेता, अपनी सांस उसमें मुंतकिल करने लगा था। हाथ उसकी कमर और बालों को सहला रहे थे। माला जावी के बेरहम लम्स पे बेजान होने वाली थी। सांस रुकने पर माला ने जावी के सीने पे मुक्के मारे, जिससे वो होश में आता उसे देखने लगा था, जो तेज तेज सांस लेती अपने सांस ठीक कर रही थी। जावी फिर से झुकता, शिद्दत से माला की गर्दन पर झुकता अपने दांत गाड़ने लगा था। माला की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई थी। आंसू आंखों से निकल के तकिए में जज्ब हो रहे थे। अगर माला जरा सी भी मजामत और करती तो जावी अपनी शिद्दतों को बढ़ाता, उसे बौखला के रख देता। जावी उसकी गर्दन और कंधों पे बोसा देने की बजाय दांत गाड़ रहा था। माला की सिसकियों को खातिर में ना लाते जावेयार ने कमीज के ऊपर से शिद्दत से माला के सीने पे लब रखे थे। माला सिसक पड़ी थी। उसकी बर्दाश्त बस यही तक थी। वो कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी इतनी बेरहम गुर्बत। जावी के कानों में माला के कहे अल्फाज गूंजे थे। पापा जावी जानी है, पापा जावी जानी है, दूर रहो जावी। जावी की शेव की चुभन को अपनी गर्दन में महसूस करते माला ने जावी को धक्का देकर पीछे किया था, जिसने उसका सांड जैसा वजूद ठस से मस भी नहीं हुआ था। माला की मजामत को देखते जावी अपने जज्बात पे बामुश्किल जब्त करते हुए उसे देखने लगा, जो हाँफ रही थी। और मैं तुम्हारे बाप की तरह नहीं हूँ जानी। जावी ने अपनी सुर्ख की आंखें माला के चेहरे पे गाड़ते हुए बोला था, तुम्हें तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हें छूना नहीं चाहता मैं, वरना कोई मुझे तुम्हारे करीब आने से रोक नहीं सकता। वो उसे सीधा करते हुए उसकी कमर पे हाथ रखे अपने करीब करते सीधे से लगा गया था। वो कैसे अपनी मोहब्बत को तकलीफ दे सकता था? वो तो उसका सकून थी, उसके हर दर्द की दवा। सो जाओ माला, वरना मेरे लिए खुद को रोकना मुश्किल हो जाएगा। जबकि माला तो आज जावी की हरकत की वजह से उसके सीने में मुंह दिए लेट गई थी। कहीं फिर से ना जावेयार को रोमांस का मूड ऑन हो जाए उसका। अमान चंदा को दोबारा कोटे पे छोड़े वापस आ चुका था। अमान ने कंगना को माला के बेहोश होने की वजह बताई थी, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश भी हो गई थी। कंगना चंदा से पूछने का सोच के चुप कर गई थी। मेरी अमानत का ख्याल रखना कंगना, बहुत जल्द लेने आऊँगा मैं अपनी नूर को। अमान की मोहब्बत बड़ी नज़र चंदा पे डालते अमान लंबे लंबे डूब भरता घर के लिए निकला था। घर आगे भी अमान चंदा के बारे में सोचता रहा था कि वो ऐसा क्या करे कि चंदा सारे ज़माने को भूल के उसका हाथ थाम ले। मास्टर अमान लाड़े सबको ऐन की शादी पे जाना था। कल सुबह सबने निकलना था। खिड़की से आती हल्की सी रोशनी से माला की आंख खुली, खुद को जावी के हजार में पाया था। रात का सोचते हुए वो जावियार को यकटक देखने लगी थी। क्या जावी वाकई उसके बाप को मार देगा? लेकिन पापा भी तो गलत फहमी का शिकार थे। पापा ने जानबूझ के तो वो सब नहीं किया था ना। माला जावियार को देख के सोचते हुए बोली थी, नहीं जावी, मैं तुम्हें अपने पापा को मारने नहीं दूंगी। जावियार जो कब से उठा हुआ था, माला की नज़रें खुद पे महसूस कर रहा था। उसकी दिमाग की सोचों को परखने में उसे लम्हा नहीं लगा था। मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा भालू, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम मेरा सकून हो, मेरा जुनून हो। जावी माला की नज़रें खुद पे महसूस करते सोचने लगा था, क्या देख रही हो भालू? वो जो जावी को देख रही थी उसकी आवाज़ से उछल के पीछे होने लगी थी। लेकिन जावी का हसार इतना तंग था कि वह कभी निकल नहीं पाती जब तक जावियार खुद रिहाई ना देता। कुछ नहीं, वह शर्मिंदा होती हुई
इधर उधर देखने लगी थी। तुम्हारा ही हूँ मैं, देख लो, लेकिन ख्याल रखना प्यार की नज़रों से कम ही देखना, कहीं रात का रुका हुआ काम मुझे अभी सर इंजाम देना ना पड़ जाए। जावी शरारती लहजे में बोला था। रात का गुस्सा इस टाइम कहीं भी जावियार के लहजे में मौजूद नहीं था। ऐसा ही था, वो अपने भालू से इश्क करने वाला। तो क्या जावी तुमने मुझे माफ़ कर दिया? तुमने तो मुझे मनाया ही नहीं। वो आंखों में शरारत लिए उसे कहने लगा था। वो आज ऐन की मेहंदी है ना, तो हमें जाना है। वो कन्फ्यूज़ होती हुई बात ऐन की शादी पे ले गई थी। हाँ हाँ, और मैंने सारी शॉपिंग भी कर ली, अलमारी में पड़ा है सब कुछ। माला ने हैरत से जावी को देखा, जिसने सारी शॉपिंग भी कर डाली थी। तुम पे से मेरा हक है, तो मेरी पसंद का ही सब पहनोगी ना? वो उसकी नाक पे होंठ रखता हुआ बोला था। हाँ हाँ, पीछे तो हटो, मुझे वॉशरूम जाना है। माला उसके हिसार में हिचकिचाते हुए बोली थी। जावी ने उसे अपने हिसार से रिहाई दी तो माला भागते हुए वॉशरूम में बंद हुई थी। जावियार उसकी स्पीड देखता मुस्कुराया था। तुम्हें तो अपने इश्क की वजह से माफ़ कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे बाप की मौत मेरे हाथों ही लिखी हुई है। वो पूरी सराहनीय से मुस्कुराता हुआ वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखने लगा था। अब सबने ऐन के घर जाना था। ऐन के घर की भी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, और ऐन तो अपने यहाँ से भी शर्माती घबराती इधर उधर भाग रही थी। उससे दूर और काया ने ऐन को शर्माता देख के उसकी हंसी नहीं कंट्रोल हो रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था उसकी ऐन शर्माती भी है। नायला तो अपने बच्चों को देख देख के खुश हो रही थी। पूरा घर फूलों से सज रहा था, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। मेहंदी का फंक्शन बाहर लॉन में ही करना था। पूरा लॉन सजा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान आना भी शुरू हो चुके थे। ऐन को तो बस अब जावियार लोगों का इंतजार था। ऐन ने अमान के कहने पर सफ़ीर को भी शादी पे इनवाइट किया था, लेकिन वह ज़रूरी काम का कह के माजत कर चुका था। बारात पे आने का वादा कर गया था। उसकी मजबूरी समझती ऐन भी खामोश हो गई थी। जावियार, माला, अमान, लाड़े भी ऐन के घर पहुंच चुके थे। ऐन ने नायला से सबका तारुफ करवा दिया था। नायला को तो सब बहुत अच्छे लगे थे। लाड़ेब के साथ बातें करके नायला को बहुत अच्छा लग रहा था। लाड़ेब बच्चों वाली हरकतें करके सबको हंसने में मजबूर कर देती थी, और माला तो ऐन को कायान का नाम ले लेके छेड़ रही थी, जिससे हमारी मासूम ऐन शर्मा रही थी और बार बार माला को आंखें दिखा के चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। पूरी शाह हवेली में रौनकें बिखरी हुई थी। खूबसूरती से की गई सजावट से यह शाह हाउस दुल्हन की तरह सजाया गया था। लाइटों और फूलों से की गई सजावट ने माहौल को अलग ही रूप दे दिया था। बाहर लॉन में खूबसूरत स्टेज को भी फूलों से सजाया गया था। दुल्हन का मेहंदी के लिए अलग से बनाया गया स्टेज, जिसे स्पेशली डेकोरेट किया गया था। जावियार माला के लिए अलग कमरा था। जय के लाड़ेब और ऐन के साथ कमरे में थी, और अमान बेचारा अकेला कायान का आदमी के साथ था। थोड़ी देर में ब्यूटिशियन ऐन को तैयार करने आ चुकी थी। माला लाड़ेब को तैयार कर रही थी। खुद को बाद में तैयार होने का सोच के वो लाड़ेब को तैयार कर रही थी। अरे माला बेटा, जाओ तुम भी तैयार हो जाओ, जावियार को तुम्हारी ज़रूरत होगी। नायला ने माला को सादगी से देखा, और सादगी में देखा तो कहने लगी थी उसे, जी आंटी, बस लाड़ेब को तैयार कर लूँ, नहीं तो इसने मुंह बना के बैठ जाना है। लाड़ेब तो आज खामोशी से माला के आगे बैठी हुई थी। खुशी खुशी तैयार हो रही थी वो। नायला ऐन को तैयार होता देख के उसके माथे पे बोसा देती चली गई थी। जावी, तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? माला कमरे में आई तो जावी को मोबाइल में साथ बिजी देख के उससे पूछने लगी थी। नहीं डार्लिंग, तुम मेरे कमरे में आके मुझे तैयार करती तो मैं तैयार होता ना। जावी, तुम बच्चे तो नहीं हो ना कि मैं ही तैयार करूँ? अलमारी से उसकी हैंग की हुई व्हाइट शलवार कमीज निकाल के उसे देते हुए बोली थी, जिसे पकड़ता वो खामोशी से वॉशरूम चला गया था। अब माला को उसके बाहर निकलने का इंतजार था। उसने भी चेंज करना था। आज जो कुछ उसने जावी के लिए करने का सोचा था, सोच सोच के उसे घबराहट हो रही थी, लेकिन उसे किसी भी तरीके से जावी को मनाना था। जावियार का माजी, वो तीनों ही एक दूसरे के साथ खुश थे। जबकि बाहर से गुजरते नवाज खान ने एक नफरत भरा हुंकारा भरते न उनके कहकों को सुना था, और उनके कह के सुनते वो अब अपने कमरे में चला गया था, जहाँ उसकी बीवी कलसूम बिस्तर पर पड़ी थी और साथ में उसके पास 13 साला माला बैठी थी। नवाज ने एक नफरत भरी नजर कलसूम पर डाली थी, जो कि आंखों में आंसू लिए अपने मजाजी खुदा को देख रही थी। इस बंदे को, जिसने कभी उससे प्यार से बात नहीं की थी, वो प्यार से बात करता भी क्यों? वो तो उसकी अनचाही बीवी थी। शुरू से कभी नवाज ने उसके साथ इज्जत से बात नहीं की थी। शुरू में तो नवाज अपने माँ बाप की वजह से उसे अच्छा सलूक कर लेता था कुछ, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद नवाज ने कलसूम को कभी देखा तक नहीं था। हाशिम को सब नजर आता था। वो अपने छोटे भाई को समझाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन वो अपना और अपनी बीवी का मामला कह के हाशिम को चुप करवा देता था। हाशिम को शुरू से ही आर्मी में जाने का शौक था, और उनके माँ बाप ने कभी हाशिम को रोका नहीं था। नवाज तो बिगड़े दोस्तों के बैठ के उसकी सोबत की वजह से खराब हो गया था, और हाशिम ने अपने छोटे भाई की जिंदगी के उतार चढ़ाव समझाने की उसे बहुत कोशिश की थी, लेकिन नवाज एक कान से सुनता दूसरे से निकाल देता था। उसे नशा शराब की लत लग गई थी। उसने अपने दोस्तों के साथ कोटे पे भी जाना शुरू किया था। फिर मोहराब खान ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी थी। हाशिम खान को तो अपनी बीवी आयशा खान से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन नवाज को कलसूम कुछ खास पसंद नहीं आई थी। वो रोज़ रोज़ कोटे का हुस्न देख देख के कलसूम के हुस्न को कम मानने लगा था। महराब खान उसकी आवारागर्दी की वजह से उसे कम ही मुखातिब होता था। महराब को हाशिम से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत थी, और
और नवाज ये देख देख के दिल में अपने बाप और भाई के लिए नफरत पैदा करता रहा था। महराब खान उसकी आवारागर्दी की वजह से अपनी आधी से ज़्यादा जायदाद हाशिम के नाम कर चुके थे, लेकिन ये बात अभी नवाज नहीं जानता था। माला ने अपने बाप को देखा तो भाग के नवाज के गले लगने की कोशिश करने लगी थी। पापा, नवाज ने कलसूम से नजर हटा के अपनी बेहद खूबसूरत बेटी को देखा था। नवाज ने कोफत से माला की तरफ देखा था। माला अपने बाप की शफकत पाने को तरस जाती थी, लेकिन कभी कभी उसे अपनी बेटी पे तरस आ ही जाता था। अपना शफकत भरा हाथ उसके सर पे रख देता था। पापा देखते ना, पापा देखिए ना, मामा कुछ भी नहीं खा रही है, कब से उन्हें खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, वो मासूमियत से बोली थी। कलसूम को ब्लड कैंसर था, जिसकी वजह से वो बिस्तर की होकर रह गई थी। हाशिम ने अपनी भाभी के लिए मेड रखवाई थी जो उनका अच्छे से ख्याल रखती थी। जाओ जाके अपनी ताई को बोलो कि आके खाना खिला देगी। वो कोफर से कहते दोबारा कमरे से बाहर चला गया था। बाला भागते हुए आयशा के कमरे में गई थी, जहाँ आयशा और जावी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। जावी ने उस नीली आंखों वाली गुड़िया को देखा जो सफ़ेद कलर का फ्रॉक पहने वह गुड़िया ही लग रही थी, लेकिन उसे अपने चाचा से बहुत डर लगता था, या शायद नवाज ने कभी बात ही नहीं की थी। उसे जावी बेहद मासूम और चुपचाप रहने वाला बच्चा था। बस अपने माँ बाप के साथ उसने कभी नवाज की वजह से माला से भी बात नहीं की थी, ना ही कभी अपनी चची के पास गया था। ताई अम्मी, वो मामा कुछ भी नहीं खा रही, आप देख लें। आयशा ने उस मासूम को देखा जिसकी माँ बीमार थी और बाप ना होने के बराबर था। आओ देखो, इधर आओ माला। आयशा ने अपनी बाहें खोल के माला को अपने पास बुलाया था। माला भी जल्दी से आयशा की बाहों में समा गई थी। मेरा बच्चा, प्यारा बच्चा। आयशा उसके माथे पे बोसा दिया था उसने। तुम दोनों बैठो, मैं कलसूम को देख के आती हूँ। तुम दोनों बैठो, मैं कलसूम को देख के आती हूँ। आयशा उठ के कलसूम के पास चली गई थी। माला ने एक नज़र जावी को देखा, चुप करके बैठ गई थी। जावी भी माला को देख के चुप करके बैठ गया था। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। दोनों ही मासूमों की तरह एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन बोल कुछ नहीं रहते। माला तो फिर शरारती थी, लेकिन जावी तो मासूम बच्चा था। वो अपने नवाज चाचा की वजह से ना कभी चाची से मिला तो ना ही माला से। आयशा कलसूम के कमरे में गई, जहाँ कलसूम उल्टियाँ कर रही थी। भाभी भाभी, आयशा भागते हुए कलसूम के पास गई थी। कलसूम को सीधा किया जो उल्टियाँ करके अधमुई हो गई थी। आयशा, कलसूम ने रोते हुए आयशा को पुकारा था। तुम रुको, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। नहीं आयशा, मैं अब ठीक हूँ, तुम यहाँ ही मेरे पास बैठो। क्या बात है? कलसूम आज कुछ ज़्यादा नहीं ढाल लगी थी, ऐसे जैसे वो हिम्मत हार रही हो अपनी ज़िंदगी से, अपनी बीमारी से। आयशा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी माला का ख्याल रखना। कलसूम अपने जर्द पड़ते रंग के साथ आयशा को कहने लगी थी। नहीं कलसूम, अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। आयशा की आंखों में भी आंसू आने लगे थे। हम दोनों ही हमेशा बहनों की तरह रही थी और वो दोनों में बेहद प्यार था। आयशा ने कलसूम का हमेशा साथ दिया था। तुम सब बातें छोड़ो, ये खाना खा लो। आयशा ने मेड से सारा कमरा साफ करवा दिया था, फिर कलसूम को खाना खिला दिया, जबकि वो आयशा के हाथों से चुपचाप खाना खाती रही थी। हाल जावी तैयार होकर बाहर निकला था। माला तो उसे देखती रह गई थी। कोई इतना प्यारा भी लग सकता है? सफ़ेद सूट में बिखरे बाल, सब्ज आंखें, कसरती जिसम। माला के होंठ खुश्क होने लगे थे तो उसे देखकर, लेकिन अपने ख्याल पे लानत भेजती यकटक उसे देख रही थी। वो उसे एहसास ही नहीं हुआ कब जावी उसके पास आ गया। क्या इतना हैंडसम लग रहा हूँ कि मेरे भालू की नजरें नहीं हट रही मुझ पर से। कान की लू पे हल्की सी दर्द महसूस करते हुए करंट खा के डरते हुए पीछे हुई थी। नहीं नहीं, वो तुम्हें, मैं तुम्हें तो नहीं देख रही थी, मैं तो सामने दीवार को देख रही थी। वो शर्मिंदा होती हुई जो मुंह में आया बोल गई थी। अच्छा, सामने दीवार में ऐसा क्या है? जावी ने दीवार की तरफ देखते हुए कहा था। ओहो, कितनी हैंडसम दीवार है, मेरा भी दिल कर रहा है कि खड़े होकर ऐसे ही देखता जाऊं उसे। जावी ने अपनी मुस्कुराहट दबा के कहा था, जिससे माला अपनी शर्मिंदगी को हटाते हुए पैर पटकती अपने कपड़े उठाती वॉशरूम में चली गई थी। माई लव, माई भालू, पीछे से जावी का कहका कमरे में गूंजा था। चंदा बेटा, क्या हुआ था? तुम बेहोश क्यों हो गई थी? रात के बाद कंगना अब चंदा के पास आई थी। अम्मा चंदा कंगना के गले लग कर फूट फूट के रो दी थी। मुझे नहीं जाना चाहिए था बाहर, मुझे पता होना चाहिए था कि मेरी क्या औकात है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों चली गई बाहर। कंगना ने परेशानी से चंदा को अपने सामने किया। क्या हुआ है चंदा, बताओ, अमान ने कुछ किया है क्या ऐसा? नहीं नहीं अम्मा, वो तो मुझसे इश्क करता है, मेरे जिस्म को चादर से ढांपने वाला, कभी मेरी इजाज़त के बगैर मेरी चादर नहीं उतारेगा। फिर क्या हुआ है बता तू, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अम्मा, वहाँ अर्जुन आ गया था। चंदा ने सारी कहानी बताई थी। उस मुँह अर्जुन का सत्यानाश हो जाए, भगवान उसे उठा ले अपने पास। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है तेरे से। अम्मा, अब मैं कभी भी नहीं मिलूंगी अमान से। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उसकी इज्जत पे हड़प आए। अभी वो बातें कर रहे थे कि एक आदमी अंदर आया था। दोनों ने उसे देखा। ओए बाबू, कौन है तुम? कमरे में कैसे घुस के आया? कंगना ने कड़े तेवरों के साथ कहा था। उस आदमी की हरकत काफ़ी नागवार गुजरी थी उसे। जी सर, ये अमान सर ने भेजा। अपने हाथों में पकड़े फूल वो कंगना के सामने करता हुआ बोला था। वो खुद क्यों नहीं आया? अचानक से चंदा के मुंह से ये लफ्ज़ निकला था। कंगना ने उसे देखा जो भी अमान से ना मिलने का फैसला कर रही थी। अभी वो नहीं आया तो तरफ उठी थी। मैडम, ये सर ने फूल और चीट और ये गिफ्ट भेजा है।
गार्ड फूल और चिट पकड़ा था। खामोशी से जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया था। चंदा ने फूल पकड़े और उनको सूंघने लगी थी, लेकिन आज उन फूलों की खुशबू में कुछ तो कमी थी। हाँ, उनमें अमान की खुशबू, अमान के हाथों की खुशबू की कमी थी, जिसकी आदत चंदा को हो गई थी। चंदा ने वो चिट खोली और पढ़ने लगी थी। माई लव चंदा। ये लफ्ज़ पढ़ते चंदा के गाल लाल हुए थे। मैं शायद 3 या 4 दिन ना आ सकूं, लेकिन मेरे प्यार का तोहफ़ा अब आप तक रोज़ पहुंचता रहेगा। मैं नहीं चाहता आप मुझे भूल जाएं। आप और मेरे गार्ड्स हमेशा आपके पास आपकी हिफाजत के लिए रहेंगे। और मैंने ये गिफ्ट भेजा है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आप उदास मत होना कि मैं नहीं आया, मैं जल्दी आपके पास आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे लिए आपका अमान। चंदा ने वो गिफ्ट खोला तो सामने एक महंगा फ़ोन उसे नज़र आया था, जिसे देखते ही कंगना और चंदा हैरान रह गई थी। साथ में एक और चिट थी। चंदा, मैंने ये आपके लिए गिफ्ट खरीदा है। इसमें मैंने अपना नंबर सेव कर दिया। जब भी आपको मेरी याद आए आप मुझे कॉल कर सकती हैं। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज़ होंगी, लेकिन फिर भी मैं एक उम्मीद के साथ आपको ये गिफ्ट भेज रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये अपने पास रखेंगी और कबूल करेंगी तोहफ़ा। अम्मा, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। चंदा ने चिढ़ के कहा। वो जितना दूर जाने की कोशिश करती थी, ये फिर उसके पास आ जाता था। अम्मा, उसकी आंखें मुझे अपने शहर में जकड़ रही हैं। लेकिन नहीं अम्मा, मैं अब उससे नहीं मिलूंगी। मैं नहीं चाहती मेरे नसीब की कालक अमान के नसीब पे पड़े। मैं उसे खुद से नफरत करवाऊंगी। वो अपने आंसू पोंछते एक कसम से बोली। कंगना ने दिल में चंदा के खुश रहने की प्रार्थना की थी, लेकिन कौन जानता था कि कौन कितना खुश रहने वाला है, कौन कितना उदास। रुखसती से पहले निकाह की रस्म रखी गई थी। मौलवी साहब भी आ गए थे। निकाह की रस्म शुरू हो चुकी थी। मौलवी साहब पहले ऐन के पास आए थे। ऐन के पास नाइला और माला दोनों ही बैठे थे। ऐन का चेहरा सुर्ख दुपट्टे से ढक दिया गया था। क्या आपको कायान काज़मी वल्द सलमान काज़मी अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। क्या आपको कायान काज़मी वल्द सलमान काज़मी अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। क्या आपको कायान काज़मी वल्द सलमान काज़मी अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। ऐन ने मौलवी साहब के दिए के कागजात पे दस्तखत किए थे। मुबारक हो। ऐन माला ने ऐन को गले लगा के मुबारकबाद दी थी। खैर मुबारक माला। ऐन तो आज बेहद खुश थी। और फिर वो सब कायान के पास गए थे निकाह पढ़वाने। क्या आपको हुरैन काज़मी वल्द उस्मान काज़मी अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। क्या आपको हुरैन काज़मी वल्द उस्मान काज़मी अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। क्या आपको हुरैन काज़मी वल्द उस्मान काज़मी अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। निकाह की रस्म पूरी हो गई थी। मुबारक और जीजा जी जावी और अमान खुश होते हुए कायान के गले लग गए थे, और आज उनकी बहन को उसकी मोहब्बत मिल गई थी। खैर मुबारक साले साहब, वो भी खुश होता हुआ गले लग गया था। जाव यार तैयार होके बाहर चला गया था। माला ने भी वाइट कलर की कुर्ती और मल्टी शेड लहंगा पहना था, जो जावी उसके लिए लेके आया था, जो कि माला पर बेहद सूट कर रहा था। वो भी अपने आप को तैयार करती बाहर चली गई थी। आते हैं अपने प्यारे प्यारे किरदारों की तरफ। सबसे पहले हमारा अमान मलिक, जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना था, बालों को अच्छे से सेट किया, अपनी काली आंखों को लिए वो बेहद हैंडसम लग रहा था। कई लड़कियों की नज़रें उस पर उठ रही थी, लेकिन वो सबसे बेनियाज लारेब के पास खड़ा था। लारेब ने अपनी पसंद का लिया गया सब्ज़ कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहना था, और उसके ब्राउन बालों की माला ने बेहद खूबसूरत सी चुटिया बनाई थी। बड़ी मैं प्यारी लग रही हूँ ना? वो बार बार अमान से पूछ रही थी। कोई 10 दफ़ा तो ये बात अमान से पूछ चुकी थी। मेरी जान, मेरी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही है। सच्ची बड़ी वो हर दफ़ा की तरह खुश होती थी। हाँ, अमान उसकी नाक दबाता हुआ बोला था। जावियार जो मोबाइल में किसी से बात कर रहा था, अंदर से आती माला को देख के वो साकित रह गया था। माला ने अपने सुनहरी बाल खुले छोड़े हुए थे, बालों के बीच टीका लगाए, एक हाथ से लहंगा संभालती वो जावियार के दिल पे बिजलियां गिरा रही थी। उसे देखते ही जावियार का दिल अपने भालू की माँ तक कुर्बत के लिए मचलने लगा था, लेकिन वो अपने जज्बात पे कंट्रोल करता वहीं खड़ा रहा था। आंटी, ऐन तैयार हो गई है क्या? हम उसे ले आए? माला जावियार को इग्नोर करती नायला के पास जाते हुए बोली थी। हाँ बेटा, ले आओ, मेहमान भी इंतज़ार कर रहे हैं। जी आंटी। वो दोबारा से जावियार को बिना देखे अंदर चली गई थी। जावियार उसकी इग्नोरेंस पे दांत पीस के रह गया था। एन जिसने हरे और पीले कलर के कम्बिनेशन का लहंगा पहना था, जिसकी फ्रंट और बैक पे बेहद खूबसूरत काम था। हल्का सा मेकअप किए, बालों की फ्रंट चूटियाँ बनाए, उस पर गजरे लगाए, कंधे के आगे फेंका हुआ था, दोनों हाथों में गजरे पहने हुए थे और पाँव में खुस्सा पहने वो आज अपने आन के दिल पे बिजलियाँ गिराने वाली थी। वाओ यार एन, यू आर लुकिंग सो प्रीटी। माला उसके पास जाते हुए बोली। एन वाकई में बेहद खूबसूरत लग रही थी। आज तो तुम कायान भाई पे बिजलियाँ गिराओगी। हर तो बदतमीज़, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो शर्माते हुए बोली थी, माला के कंधे पे थप्पड़ रसीद करते हुए। ऐसी बात है बच्चों, चलो आओ, अब लेट हो रहे हैं। माला उसे पकड़ती बाहर लेके चली गई थी। कायान ने भी वाइट कलर का सूट पहना हुआ था और ग्रीन कलर की वेस्ट कोट पहने हुए, बालों को अच्छे से सेट किए। वो भी कई लड़कियों के दिल की धड़कन बढ़ाने का सबब बन रहा था। अंदर से आती ऐन अपना लहंगे को संभालती उलझती हुई लग रही थी। उसने कहाँ इतने भारी कपड़े पहने थे, उसे तो सिंपल पहनने की आदत थी।
और कायान को लगा एक पल को सारी दुनिया ही रुक सी गई है, बस वो अपनी ऐन को ही देख रहा था। अपने आसपास लोग जैसे साकिन से लगे थे उसे, और बस उसे अब अपनी ऐन आती हुई अपनी तरफ दिखाई दे रही थी। ऐन ने भी अपनी नज़रें उठाई और कायान की नज़रों से टकराई थी उसकी नज़रें। ऐन के लबों पे धीमी सी मुस्कुराहट आई थी। ऐन को लाके कायान के बराबर बिठा दिया गया था। कायान को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी ऐन, जिसे वो बच्ची समझता था, लेकिन आज उसके सिरापे को देख रहा था। उसको देख के लग रहा था वो उन 5 सालों में बहुत बड़ी हो गई है। निकाह मुबारक हो ऐन। कायान ने उसके कान में सरगोशी की थी, जिसे सुनती वो शर्माती हुई मुस्कुराती अपना चेहरा नीचे झुका गई थी। आपको भी मुबारक हो आन। वैसे आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। ऐन ने कायान के हाथ पे अपना हाथ रखते हुए सरगोशी की थी। आपको तो पता है हमारी कितनी बेबाक है अपने आन के मामले में। मेरी ऐन भी बेहद प्यारी लग रही है, लेकिन ये कल कल मैं तुम्हें रूम में बताऊंगा कि तुम कितनी प्यारी लगती हो। वो एक आंख विंक करता ऐन को शर्माने पे मजबूर कर दिया था। सब खानदान वाले लोग बातें कर रहे थे, न जाने कहाँ से 5 साल बाद वापस आ गई है, लेकिन कोई कायान के सामने कुछ नहीं बोल पा रहा था। किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि वो कायान से ये बात बोले, वरना कायान उनकी ज़ुबानें बंद करने में टाइम ना लगा था। लाड़ी बहन को दुल्हन बनी हुई देख के खुशी से उसके पास आके बैठ गई थी। कभी वो उसका लहंगा पकड़ते, कभी उसके गाल पे किस कर देती है। नापी आप कितनी प्रीटी लग रही है, कितना प्यारा लहंगा है, मुझे भी ऐसा ही लहंगा पहनना है। तो मुंह बनाते हुए पास खड़े अमान को देख के कहने लगी थी, जब मेरी गुड़िया की शादी होगी ना, तो उससे भी प्यारा लहंगा अपनी गुड़िया को पहनाऊंगा मैं। मेरी शादी। वो खुशी से तालियां बजाने लगी थी और ऐन उसकी हरकत पे मुस्कुरा दी थी, जबकि अमान ने अपने सर पे हाथ मारा था। ओफ लाड़े, तुम भी ना। मेहंदी की रस्म शुरू हो चुकी थी। सब आहिस्ता आहिस्ता मेहंदी लगा रहे थे और साथ साथ दुआएं भी देते हुए जा रहे थे। मेहंदी की रस्म हो चुकी थी। सब बेहद खुश थे। काफ़ी हल्ला गुल्ला भी हो गया था। इससे पहले कि फंक्शन ख़त्म होता, लॉन में अचानक से लाइट बंद हुई थी। एकदम से स्पॉट लाइट स्टेज पे पड़ी थी और वहाँ माला को खड़ा देख के सब हैरान हुए थे, जिसने हाथ में एक माइक पकड़ा हुआ था। और जबकि ऐन के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, उसने और माला ने ये सब प्लान किया था। हल्की सी रोशनी में माला का खूबसूरत चेहरा दमक रहा था। जावी हैरान होता हुआ माला को देख रहा था कि यह क्या करने वाली है। हेलो एवरीवन, आज मैं अपने हस्बैंड ज़ावियार के लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ। माला की बात सुनते ही ज़ावियार के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी। दिस इज़ फॉर यू माय लवली हस्बैंड। माला ने माइक अपने होठों के नज़दीक किया था। माला का दिल जोरों से धड़क रहा था। वहाँ पे लोगों की हूटिंग शुरू हुई थी। माला ने अपनी आंखें बंद करके गहरा सांस लिया था। तो तू आज मीनू नेड़े नेड़े आ लैन दे। माला ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से गाना शुरू किया था। तू आज मीनू नेड़े नेड़े आ लैन दे। माला अपने हाथ से ज़ावियार की तरफ इशारा करते हुए बोली थी, सोनिया अपने साथ उत्ते मैनू हक जता लैन दे थोड़ा। तू मैनू थोड़ा हक ते जता लैन दे। तू अज मैनू नेड़े नेड़े आ लैन दे। माला अपनी सहरंगेज़ आवाज़ से वहाँ जादू बखेर रही थी। ज़ावियार भी यकटक माला को देख रहा था। कब उसने ये सब सोचा था। आज वहाँ च मैनू तू पढ़ लै, आज अपना मैनू तू कर लै। वो एक एक कदम उठाती सीढ़ियाँ उतरने लगी थी। तू आज साह एक हो लैन दे। वो अपने कदम उठाती ज़ावियार के पास जाने लगी थी। माला की नज़रें ज़ावियार के चेहरे पे टिकी हुई थी। ओ मैं मनदी हाँ मेरी खता वे, दे जो भी देनी है सज़ा वे। ओ मैं मनदी हाँ मेरी खता वे, दे जो मैनू देनी है सज़ा वे। वो ज़ावियार के चेहरे पे अपना नाजुक हाथ रखते हुए बोली थी, आज तेरी बाहों विच रह लैन दे। वो ज़ावियार के सीने से लगी थी। ज़ावियार की एकदम से सांसें थमी थी। तू अज मैनू नेड़े नेड़े आ लैन दे। माला ने अपने होंठ ज़ावियार के सीने पे रखे थे। ज़ावियार की धड़कनें सुस्त पड़ने लगी थी। फिर उसने पीछे होते हुए मुस्कुरा के ज़ावियार को देखा था। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਰੱਖਦਾ ਏ ਤੂੰ ਹੌਲਾ, ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ मैं तेनू बोला। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਰੱਖਦਾ ਏ तू हौला, दिल कहता है मैं तेनू बोला। ज़ावियार के इर्द गिर्द घूमते वो ज़ावियार के कंधे पे हाथ रखते इर्द गिर्द वो घूमते दोबारा से उसके सामने आई थी। तू अज मैनू खुद च समा लैन दे, तू अज मैनू नेड़े नेड़े आ लैन दे। सॉन्ग ख़त्म होते ही वहाँ तालियों की गूंज उठी थी और माला ने शर्मा के इधर उधर देखा। वो बहुत बड़ा काम कर चुकी थी। पता नहीं अब भी उसका जावी मानता है या नहीं। उसने जावी को देखा जो उसे देख रहा था। उसकी लू देती निगाहें उनसे वो एकदम से पजल हुई थी। हाय माला, आप ही आपने कितना अच्छा सॉन्ग गाया है। लाडेव जल्दी से माला के गिर्द बाहें डाल के बोली थी, लाडेव ये तुम्हारा जावी भाई, ये तुम्हारे जावी भाई को मनाने के लिए गाया ना, वो मुझसे नाराज़ था ना। जावी भाई आप ही से क्यों नाराज़ है, मैं भी इकट्ठी हो जाऊंगी, आपसे नाराज़ ना हो मेरी गुड़िया। ये सब अब कमरे में जाके आपकी माला आप ही को बताऊंगा कि उन्होंने वो कितना अच्छा मुझे मनाया। जबकि माला उसकी बात सुनती सुर्ख हुई थी। लाडेव का हाथ पकड़ते वो उधर से चली गई थी। ऐन और कायान भी खुश हुए थे। मेहंदी पे अच्छी खासी रौनक लग गई थी और मेहंदी का फंक्शन तमाम हुआ था। सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। माला तो अब ज़ावियार से चुप थी पी रही थी। उसे अब ज़ावियार के जज्बों से डर लग रहा था और इस टाइम जिस नज़र से ज़ावियार उसे देख रहा था वो बौखलाई हुई थी। उसने हिम्मत करते ज़ावियार को मनाने के लिए चक्कर में ये सब कर तो दिया था इसकी, लेकिन उसकी लू देती निगाहें अभी भी
माला को अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। उसकी आंखों में उसे हासिल करने के जज्बात। माला तो अब अपने कमरे में भी जाने से कासिर थी और अंदर बैठा जावी कब से माला का इंतजार कर रहा था। उसे पता था माला अब उसे चुपती फिर रही है और उसे माला से ये सब करने की उम्मीद नहीं थी कि उसे मनाने के लिए वो ये सब करेगी। माला बेटा यहाँ क्यों बैठी हो? नायला ने उसे लाउंज में बैठे देखा तो पूछने लगी। नहीं नहीं आंटी, बस वो वैसे ही बैठी थी, तो चलो जाओ कमरे में, कल सुबह भी बहुत काम है। जी आंटी मैं जाती हूँ। वो जल्दी से घबराती हुई उठ के कमरे में चलती थी। मरती क्या ना करती, उठ के कमरे में चली तो गई। जैसे उसने दरवाज़ा खोला सामने ही जावी को बैठ के ग्राउंड के साथ टेक लगाए बैठे देखा था। वो भागने वाले अंदाज से जावी को इग्नोर करती कपड़े लेते वॉशरूम भागी थी और जावी उसकी स्पीड देखता मुस्कुराया था। डर लग रहा है मेरे बालू को। वो जेडला बड़बड़ाया। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई। घबराती हुई वो बेड पे जाके लेट गई थी। जावी उसकी एक एक हरकत को देख रहा था। वो भी लेटी थी कि जावी ने उसे खींच के अपने हिसार में लिया था। यहाँ तो लोग हम पे फिदा हैं, हमारे पास आने की चाह है, हमारी कुर्बत के लिए तरस रहे हैं। जावी ने खुमार आलूद लहजे में कहा तो मोना की नज़रें झुका तो माला नज़रें झुका गई थी। वो नहीं नहीं नहीं, बस मैं तो वो उसके घबराहट में कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। जावी तो अभी तक उसके लफ्ज़ों में मदहोश था। वो बेखुदी में झुकता उसके बालों में मुँह छुपा गया था। जावी बालू मुझे खुद को महसूस करने दो। जावी की गमगीर आवाज़ और बोझल लहजा सुनते माला सुर्ख हुई थी। सबके सामने तो तुमने मुझे बनाने के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, लेकिन अकेले में तो मुझे बनाने के लिए कुछ करो ना। वो ये कहता उस जानलेवा रूप को सोचते हुए मदहोश होता। उसके बालों को उसके कंधे से हटाते अपने लब रखते माला को अपने मजबूत हिसार में ले गया था। जावी प्लीज़, वो सब तुम्हें मनाने के लिए था तो अब भी मुझे मनाओ ना। मैं तो अपने पसंदीदा तरीके से मानूंगा ना एक बार वो। और दोबारा कहो कि तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो। वो माजी में कह गए। माला के अल्फाज इस टाइम भूल गया था और वो हमेशा की तरह उसके आसार में कांप रही थी। मेरी जान कांप क्यों रही हो? अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। नहीं नहीं, मैं तो नहीं कांप रही, बस थक गई हूँ। वो अच्छा थक गई हो तो क्या मैं थकावट उतार दूँ? अपने हाथों की उंगलियों को उसकी उंगलियों में फंसाते हुए बोला था। माला की खौफ से आंखें फैली थी। नहीं नहीं, मैं सो जाऊंगी, बहुत ठीक हो जाऊंगी ना फिर। इससे पहले कि वो कुछ और कहती जावी उसके होंठों को ग्रिप में लेते उसकी बोलती बंद कर गया था। माला ने अपने हाथों के मुक्के बनाते उसे मारे थे, लेकिन वो उसके हाथों को ग्रिप में लेते हुए तकिए से लगा गया था। थोड़ी देर बाद वो पीछे हुआ तो उसे गुस्से से देखने लगी थी। तुम नाराज़ ही रहो तो बेहतर है। वो गुस्से से कहती। जावी को इस टाइम बेहद खूबसूरत लगी थी, लेकिन मैं तो नाराज़गी में तुम्हारे और करीब आऊँगा। वो उसकी नाक को चूमता हुआ बोला था। वो गुस्से से कहती जावी को इस टाइम बेहद खूबसूरत लगी थी, लेकिन मैं तो नाराज़गी में तुम्हारे और करीब आऊँगा। वो उसकी नाक को चूमता हुआ बोला था। प्लीज़ जावी, वो मासूमियत से बोली तो जावी को उस पर तरस आ ही क्या था। एन की शादी से फारिग होते तुम मुझे मेरे तरीके से बनाओगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना मुझसे अच्छे की उम्मीद मत रखना। वो उसके एक एक नक्श को चूमते अपने सीने से लगाता लेट गया था। जाविया का माजी, अरे नवाज चल यार आजा, आज तेरे को मैं आज कोटे का हुस्न दिखा के लाते हैं। नवाज दोस्तों में बैठा शराब पीता जा रहा था। नहीं यार, मुझे कहीं और जाना है। नवाज किसी और का सोचता शराब के नशे में ही उठ के चल दिया। उसके दोस्त कोटे पे जाने के लिए चल पड़े थे। थोड़ी देर में नवाज किसी के घर के सामने था। दरवाज़ा खटखटाने पर सामने से 25 साल लड़की बाहर आई थी, जिसने अपने चेहरे पे मेकअप की तह जमाई हुई थी। देखने में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अरे सरकार, आप आइए आइए, अंदर आइए। वो शराब के नशे में धुत नवाज का बाजू पकड़ के अंदर ले गई थी और वो उसके साथ अंदर चला गया था। शुमाइला, जी जी सरकार, यहीं हूँ। वो उसे अपने कमरे में ले जाती बेड पर बिठा गई थी। सरकार अब आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए लीमू पानी लेके आती हूँ। इससे पहले कि वह कमरे से जाती, नवाज ने उसका बाजू पकड़ के अपने ऊपर फेंका था। जब ये दवा है नशा तोड़ने के लिए तो किसी और दवा की क्या ज़रूरत है? वो ऐसे उसे बेड पर लेटाते हुए शुमाइला का दुपट्टा उतार के बेड के नीचे फेंक गया था। सरकार आप शादी कब करेंगे मुझसे? वो उसके अपने जिस्म पे चलते हाथों को रोकते हुए बोली थी। मैं तुमसे बहुत जल्द शादी करूंगा, लेकिन अभी मुझे मेरा काम करने दो। वो हराम रिश्ते में मजीद बहकता चला गया था। मामा, ये चाची को क्या हुआ? जावी आयशा से कहता उसके पास बैठ गया था। बेटा, आपकी चाची को ना जानलेवा बीमारी है, तुम दुआ करो ना तुम्हारी चाची ठीक हो जाए। लेकिन मामा, कल चाचू चाची से कह रहे थे कि तुम मर जाओगी तो हमारी जान छूट जाएगी। आयशा ने हक्का बक्का होते अपने बेटे को देखा था। जावी, ये बात तुम्हें किसने बताई? मामा, कल मैं चाची के कमरे के सामने से गुजर रहा था तो चाचू गुस्से में कह रहे थे। बेटा, तुम चाचू की बात को ज़्यादा अहमियत ना दो, गुस्से में होंगे वो, इसीलिए कह दिया होगा। और मेरी एक बात मानोगे? जी मामा, बोले ना। बेटा, तुम माला से बात किया करो, उसके साथ खेला करो, वो छोटी बच्ची है, उसका दिल करता होगा ना। लेकिन मामा, चाचू गुस्सा करते हैं, तो जब चाचू घर नहीं होते ना तब खेल लिया करो। ओके मामा। वैसे मामा, माला कितनी क्यूट है ना। हाँ, मेरा भी दिल करता है मैं उसे हमेशा के लिए अपने पास ले आऊँ। वो कैसे मामा? वो तो चाचू की बेटी है ना। जब तुम बड़े होगे ना तो मैं तुम्हारी शादी माला से करवाऊंगी। और मामा, मैं बड़ा ही तो हूँ। वो दांत निकालता आयशा को हंसा गया था। मेरा बेटा बड़ा है, लेकिन बड़ा होके भी तो छोटा सा बच्चा है मेरा।
उन्हें क्या पता था ये ख्वाब उनकी ज़िंदगी में कभी पूरा नहीं हो सकता। बारात का दिन आज था, बारात का दिन और सभी तैयारी में मगन थे। एन तो आज बेहद खुश थी, उसकी ख्वाहिश जो पूरी होने वाली थी। चलो जल्दी काम करो माला बेटा, तुम ज़रा एन को पार्लर तो ले जाओ और सीधा हॉल में ही ले आना पार्लर से। तुम्हें पता है ना नायला, माला से बोली थी। जी आंटी आप फिक्र ना करें, सब हो जाएगा, आप टेंशन ना ले। शुक्रिया बेटा तुम्हारा। आंटी आप जाएं दूसरे काम करें, मैं एन और लारेब को ले जाती हूँ। थोड़ी देर में माला एन और लारेब को लेके जा चुकी थी। कायान, जावी और अमान एक साइड पे थे, वो अलग से तैयार हो रहे थे। कायान ब्लैक कलर की शेरवानी पहने बेहद खूबसूरत लग रहा था। आज तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। नायला तो अपने बेटे के सदके वारी जा रही थी। कई नोट ही कायान के सर के ऊपर से सदके दे दिए थे। किंग आज कायान काज़मी की शादी है। ओ तो एसपी कायान काज़मी की शादी है, चलो फिर मनाने दो खुशियाँ उन्हें। जितना उसने हमारा नुकसान किया है ना, उससे डबल और नुकसान ना पहुंचाया उसे तो मेरा नाम भी किंग नहीं। मुझे उसके एक एक पल की खबर चाहिए और ज़रा एसपी कायान और उसकी बीवी की तस्वीरें भी भेजना, मैं भी तो देखूं कि वो कौन सी हसीना है। किंग खबासत से अपने ही एक बंदे को कहने लगा था, जो कि पुलिस में होकर भी अपनी वर्दी के साथ गद्दारी कर रहा था। जी सर, जैसा आप कहें, तैयार रहना। कायान काज़मी मेरे अगले बार के लिए तरपा तरपा के मारूंगा। इतने में उसके पास नवाज आ गया था। किंग मुझे आपसे एक बात करनी है, नवाज डरते डरते कहने लगा था। जी जी बोलो, क्या बात है नवाज, तुम परेशान क्यों हो? किंग, माला का पता चल गया, वो मेरे भतीजे जावियार के पास है। अरे वो छोकरा जिसे तूने घर से निकाला था। हाँ किंग, मैं पछता रहा हूँ, मैंने उसे उसी टाइम क्यों नहीं मारा, लेकिन वो मेरे से बदला लेने के लिए मेरी बेटी को कैद करके रख रहा है। तो पता करवाओ वो कहाँ रहता है, मेरे आदमी उसे मार के तेरी बेटी को ले आएंगे। किंग, मैं उसका पता नहीं लगवा पा रहा हूँ, यही तो मसला है। अदील जो उधर ही अपने बाप के पास ही आ रहा था, माला के बारे में सुन के गुस्से से लब भींच गया था। मैं खुद अब अपनी माला को अपने पास लेके आऊँगा। वो अपनी ही सोचता वापस चला गया था। रेड कारपेट चले आएंगे, हम सब चलते हैं रेड कारपेट पे, जहाँ हमारे सारे मेहमान और नावलों के किरदार की एंट्री होगी। सबसे पहले आते हैं हमारे बीच के इश्क के किरदार के। और हॉल में, इस हॉल के सामने एक गाड़ी आके रुकी थी, जिसमें सबसे पहले मीर सुल्तान निकला था, जिसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसने हाथ बढ़ा के अपनी प्रिंसेस को बाहर आने में मदद की थी, जिसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। साथ में उनके बच्चे भी थे। अरशमान शाह तो बिल्कुल अपने बाप जैसा लग रहा था। मीरा भी उनके साथ ही थी, जिसने भी रेड कलर का फ्रॉक पहना हुआ था। मीर ने अनमोल की कमर के गिर्द हाथ डाल के अपने करीब किया और रेड कारपेट पे चलने लगा था। मीर सुल्तान हाथ हिलाते हुए अपने फैंस को थैंक यू कह रहा था। फूलों की पत्तियां उन पर निछावर की गई थी। अब बारी है हमारे दूसरे कपल जैन शाह और जोया की। जैन ने ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें वो भी बेहद जासम नजर आ रहा था। जोया अभी उसका हाथ पकड़ती बाहर निकली। उसके साथ था उसका बेटा उदीद शाह, और उसने भी अरशमान शाह की तरह का ड्रेस सूट पहना हुआ था। जैन भी जोया का हाथ पकड़ के सबके सामने घुमा गया था उसे, जिससे जोया की रेड कलर की मैक्सी गोल गोल घूमी थी। जोया ने घूर कर जैन को देखा था, तो जैन ने मुस्कुरा के अपनी लिटिल फेरी के गाल पे लब रखे थे और फिर वो अपने बेटे को लेकर अंदर एंट्री कर गए थे। अब आते हैं हमारे तीसरे कपल माशा और साहिल मिर्ज़ा की तरफ। साहिल ने माहा की फरमाइश पे ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था और माह ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, और साहिल ने हाथ बढ़ा के माह को गाड़ी से निकाला था और माह ने मुस्कुरा के साहिल का हाथ पकड़ा। उनके साथ उनका बेटा शायान मिर्ज़ा भी था, जो कब से अंदर जाने को बेताब था ताकि वो मीरब शाह के पास जा सके। वहाँ कई लड़कियों की नज़रें साहिल पे उठी थी, जिसे देखती माह शाह को बेहद गुस्सा आया था। वो साहिल का बाजू पकड़ते उन लड़कियों को आंखें दिखाती अंदर चली गई थी। साहिल उसके इस अदा पे मुस्कुराया था, वो आज तक उसके लिए वैसी पॉजिटिव थी। अब बारी है हमारे इवल लेडी के किरदारों की। सबसे पहले आती है हमारी हुरैन। एकदम से लाइट बंद हुई थी, स्पॉटलाइट चली थी और गाड़ी से निकलती हुरैन पे पड़ी थी। जिसने हुरैन को दुल्हन के रूप में देखा था, वो एक दफ़ा तो पथराई गया था। क्या कोई इतना भी हसीन लग सकता है? सामने खड़ा कायान अपनी ऐन को दुल्हन के रूप में सजा दे के पत्थर का हो गया था। उसे लगा आज वो अपनी ऐन पे कुर्बान हो जाएगा। कायान अपने कदम बढ़ाता वो ऐन के पास गया था और उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। क्या मेरी ऐन अपने ऐन का हाथ थाम के मेरे साथ चलेगी? ऐन ने मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिलाया था और कायान का हाथ थाम लिया था। अब कायान ऐन का हाथ थाम के धीरे धीरे चलता अंदर चला गया था। अब बारी है हमारे जावियार और कशमाला की। जावियार ने बेहद खूबसूरत ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था और उसके साथ चलती हुई हुस्न की मलिका माला ने रेड कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहना हुआ था। एक दूसरे के हाथों में हाथ थाम के वो हजूम को चीरते अंदर चले गए थे। अब आते हैं हमारे लास्ट पर लारेब और अमान। और अमान ने भी जावियार की तरह ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। लारेब ने भी ब्लैक मैक्सी पहनी हुई थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अमान ने भी लारेब का हाथ पकड़ा और हजूम के पास से गुजरता अंदर चला गया था।
अंदर जाके सब एक दूसरे से मिले थे। एन बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, अनमोल ने एन को मुबारकबाद दी थी और जोया और माह ने भी एन को मुबारकबाद देने लगी थी। थैंक यू सो मच अनमोल, जोया, माह, तुम लोगों के आने पर। और ये मेरे मीर भाई जैन और साहिल कहाँ हैं? हम यहाँ हैं जैन और साहिल। मीर दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए कहने लगे थे, बहुत मुबारक हो एन और कायान, तुम्हें भी मुबारक हो। अरे आ गई तो माँ, अमान ने मुस्कुराते हुए कहा था। माँ ने अभिरोज कहा कि उसे देखा था, तो क्यों मैं नहीं आ सकती क्या? नहीं, मैं समझा तुम साहिल को अपने घर में कैद कर रखोगी कि कोई उसे देख ही ना ले। अमान ने उसे तंग करते हुए कहा था। मेरा बस चलता तो ज़रूर कैद कर लेती, लेकिन मैं अपनी बहन की शादी को मिस नहीं करना चाह रही थी। यहाँ की लड़कियों की तो मैं आंखें निकालूं, तो मैं साहिल को देख रही है, माँ ने दांत चबा चबा के कहा। वहीं सबकी हंसी छूटी थी। तुम इतनी पॉजेसिव क्यों हो मेरी जान? साहिल के लिए बेचारी बेगुनाह लड़कियों को क्यों अंधी करने पर तुली हुई हो? क्योंकि साहिल मेरा इश्क है। माँ ने अपनी आंखों में मोहब्बतों के समंदर बसाए साहिल को देखा था। वो बातें कर रहे थे कि वहाँ सफ़ीर आ गया था। अस्सलाम वालेकुम। सफ़ीर ने सबको एक साथ सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, सबने जवाब दिया था। और वहाँ खड़ी लाडेब की आंखें चमकी थी अपने एंजल को देखते हुए। वो एकटक सफ़ीर को देख रही थी। काले रंग के डिनर सूट में उसकी टोर ही अलग थी। एंजल, वो उसके पास जाते उसका बाजू पकड़ते बोली, जबकि सफ़ीर तो आज लाडेब का रूप देख के साकित था कि कोई ब्लैक कलर में इतना प्यारा भी लग सकता है। सफ़ीर भी ब्लैक कलर का सूट ही पहने हुए था। एंजल, आप कितने प्यारे लग रहे हैं ना, जस्ट लाइक स्टोरी वाले एंजल की तरह, वो खुशी से चहकते हुए बोली थी। अमान ने साफ लाडेब के चेहरे पे सफ़ीर के आने से एक चमक देखी थी। एन की शादी के बाद उसे अब लाडेब और उसके एंजल का भी कुछ करना था। बहुत बहुत मुबारक हो एन, आपको भी, और कायान आपको भी। खैर मुबारक सफ़ीर, कायान उसके गले लगता बोला था। सभी आपस में बातें करने लगे थे। नाइला तो अपने दोनों बच्चों की बलाएं लेते नहीं थक रही थी। मीर सुल्तान का शहजादा शमान शाह तो बेजार सा बैठा इधर उधर देख रहा था, जबकि शायान तो मीरब को अपने पास बिठाए उसे बातें करने में मसरूफ था। हदीज शाह भी अरशमान शाह के पास बैठा हुआ था। दोनों ही उस शैतान के बच्चे को देख रहे थे जो उनकी बहन को अपने पास बिठाए कौन से राजो न्याज की बातें कर रहा था, और मीरब मुंह बना बना के उससे बातें कर रही थी। अब आते हैं खाने की तरफ। खाने में बहुत कुछ था भाई। शाह खानदान की शादी थी और हमारे प्यारे रीडर्स तो शादी का सुन के सबसे पहले खाने का पूछते हैं, तो मैंने अपने प्यारे लीडर्स के खाने का सोच के उनके लिए बहुत कुछ बनवाया है। सबसे पहले गोलगप्पों का खास इंतज़ाम किया गया था, क्योंकि मुझे भी गोलगप्पे बहुत पसंद है, तो गोलगप्पे रखना लाजमी था ना। और 20 खानों की डिशेस तैयार की गई थी मेहमानों के लिए, जिसमें बिरयानी, मटन पुलाव, रशियन सैलेड, चाट, फ्रूट चाट, चिकन फ्राइड चिकन, कौरमा, ग्रीन सलाद, रायता, गुलाब जामुन, रोटी वगैरह बहुत कुछ था। चलो जी, मुझे पता है रोज़ा है आपका अब, लेकिन ये एपिसोड इफ्तारी के बाद पढ़िएगा, वरना आपको रोज़ा लग जाएगा और खाने को दिल करेगा। सफ़ीर खाना खा के फ्री हुआ जब एक इम्पोर्टेंट कॉल आने पे वो शोर शराबे से ज़रा दूर होता हुआ कॉल अटेंड करने के लिए कॉल अटेंड किए कॉल सुनने लगा था। लाडेब जो जूस पीने में मसरूफ थी, साथ साथ सफ़ीर पे भी नज़रें जमाए हुए थी। अमान के बुलाने पे उसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी, पर अब जब उसने नज़रें घुमा के वापस सफ़ीर को देखना चाहा तो वो गायब था। सारा अपने ध्यान में दुपट्टा संभालते हुए रेस्ट रूम से बाहर निकली थी, जब सामने ही काले रंग के डिनर सूट में मलबूस शख्स को देख के वो हैरान हुई थी और फिर मुस्कुराती उसकी जानिब बढ़ गई थी। अरे सफ़ीर तुम! सारा हैरानगी से सफ़ीर से मुखातिब हुई थी। नस्वानी आवाज़ सुन के सफ़ीर ने नज़रें घुमा के देखा था। सारा को देख के वो भी हैरान हुआ था, फिर कॉल बंद करता उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। सा यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कहाँ थी तुम इतना अर्सा? सफ़ीर मुस्कुराता हुआ गोया हुआ। MBBS उन दोनों ने एक साथ ही किया था। हाँ बस होम प्रैक्टिस की शादी करके बाद शादी करके तो मैं तो लंदन फ्लाई कर गई थी, बस कुछ महीने पहले ही वापसी हुई है। तुम बताओ, शादी हुई है अभी तक यूं ही फिर रहे हो? सारा ने मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया था। अरे नहीं, अभी कहाँ, अभी तो कैरियर पे फोकस है। सफ़ीर मुस्कुरा के गोया हुआ था। बस करो शाह साहब, कहीं कैरियर के चक्कर में बाल ही ना सफ़ेद कर लेना। बाय द वे, मैंने सोचा नहीं था मिस्टर टॉपर से इस तरह से मुलाकात भी होगी। मैं तो बस एन की तरफ से आया हूँ और तुम? सफ़ीर ने सारा से सवाल दागा था। मैं कायान की फर्स्ट कज़न हूँ। चलो अंदर चले, ढूंढते हैं तुम्हारे लिए भी कोई लड़की। बड़ा घूम लिया तुमने आज़ाद, अब ज़रा कैद हो जाओ। सारा शरारत से बोलती अंदर की जानिब कदम बढ़ा गई थी। सफ़ीर भी मुस्कुराता हुआ अंदर की जानिब कदम बढ़ाने लगा था। लाडेब जो अपनी काली आंखें इधर उधर घुमाते अपने एंजल को ढूंढ रही थी, उसे किसी लड़की के साथ मुस्कुरा के बात करते देख के उसकी कान सी काली आंखें खुली थी। अब सफ़ीर उस लड़की की किसी बात पे हंस रहा था। कोई क्यों, तुम्हें मैं आज़ाद अच्छा नहीं लग रहा? सफ़ीर मुस्कुरा के गोया हुआ था। उसकी आंखें पल में लाल हुई थी। वही वही जूस का गिलास हाथ में पकड़े तेजी से सफ़ीर की जानिब कदम बढ़ाने लगी थी। सफ़ीर और सारा अपनी ही बातों में मगन थे कि अचानक से लाडेब उनके सामने आती दोनों को ही रुकने पर मजबूर कर गई थी। दोनों ने हैरानगी से लाडेब को देखा, जबकि सफ़ीर तो लाडेब को देख रहा था, जिसका हसीन चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। यू गद्दी चुड़ैल, ही इज़ माई एंजल, लाडेब ने कहते साथ ही जूस से भरा गिलास सारा के ऊपर अंडेल डाला था। जहाँ उसकी हरकत पे सफ़ीर का मुंह खुला था, वहीं सारा भी पल में साकित हुई थी। हु देयर यू, सारा गुस्से से चीखी थी।
सारा अपने खूबसूरत ड्रेस को देख रही थी जो उसके गिरने से खराब हो चुका था। सारा के चीखने पे अमान और बाकी सब भी उनकी तरफ अब मुतवज्जा हुए थे। लारेब ने सारा को धक्का दिया था। ही इज़ माई एंजल, तुम गंदी हो, इस तरह मेरे एंजल से क्यों बात कर रही हो, दूर रहो उससे। लारेब ने गुस्से से सफ़ीर का बाजू पकड़ते सारा से कहा था। सफ़ीर तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा था और ये सब देख के सब लोगों के चेहरों पर दबी दबी हंसी थी। वो सभी सीन को इंजॉय कर रहे थे। जस्ट शट अप, नॉनसेंस, ये क्या किया तुमने, पागल लड़की, सारा गुस्से से चीखी थी। उसके धारने पे लारेब थोड़ा सहमी थी पर अगले ही लम्हे वो सारा के बाल अपने हाथों में ले चुकी थी। यू शट अप, वो ही इज माइन एंजल, वो सारा के बाल खींचते हुए गोया हुई थी। फॉर गॉड सेक, पागल लड़की, बाल छोड़ो, मेरे दोस्त है वो मेरा, सारा बिलबिला के बोली। सफ़ीर ने झट आगे बढ़ के उसके बाल लारेब के हाथों से आज़ाद करवाए थे। ये मेरी फ्रेंड है फेरी। सफ़ीर उसकी कंडीशन को मद्देनजर रखता आहिस्तगी से गोया हुआ था। नहीं नहीं, आपकी फ्रेंड सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। लारेब के ये कहते ही मोटे मोटे आंसू आंखों में आए थे और सारा तो गुस्से से कुछ कहे बगैर ही ड्रेस साफ करने चली गई थी। अरे तुम रो तो मत, अमान उसके करीब था, अपने सीने से लगाता बोला था। बडी ही इज़ माई एंजल ना, ये एंजल की फ्रेंड बस मैं ही हूँ ना। हाँ हाँ, तुम ही हो अपने एंजल की फ्रेंड, तुम रो मत वरना इतना प्यारा मेकअप खराब हो जाएगा और मेरी गुड़िया चुड़ैल लगेगी और एंजल डर जाएगा। बड़ी नहीं नहीं, एंजल को नहीं डराना, वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली। जबकि सफ़ीर तो हक्का बक्का अपनी पागल पेशेंट को अपने लिए इस तरह पोजेसिव होता हुआ देख रहा था। चलो आप ही बुला रही हैं तुम्हें एंजल, अब आप किसी से बात मत करना, मैं आती हूँ अभी। वो ये कहते हुए अमान के साथ चली गई थी। सफ़ीर के चेहरे पे मध्यम सी मुस्कुराहट आई थी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन प्लीज़ टेंशन, अमान स्टेज पे चढ़ के माइक पकड़ता सबको अपनी तरफ मुतवज्जा करने लगा। तो ये मेरी बहन हुरैन काज़मी की शादी है जिसमें हम सब ने उसके लिए कुछ प्लान किया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब काफ़ी इंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। हुरैन और कायान तो काफ़ी रिलैक्स होकर बैठे हुए थे। सबसे पहले हमारा कपल मीर और अनमोल का। अनमोल अपनी रेड साड़ी का पल्लू लहराती हुई आई थी कि मीर अपना दिल थाम के रह गया था। मीर घुटनों के बल बैठा था। अनमोल की साड़ी के पल्लू उसके चेहरे से लहराता हुआ गुजर गया था। इश्क है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे बेबस है दुनिया में हर इंसान। मीर ने अनमोल का पल्लू पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचा था। अनमोल घूमकर अपने मीर की बाहों में आई थी। इश्क में है सब दीवाने, इश्क में सब हैरान। मीर ने अनमोल को बाहों में उठा के ऊपर किया और गोल गोल घुमाने लगा था। इश्क में सब मुश्किल है, इश्क में सब आसान, देखो प्यारे देखो सारे, इश्क में गुम सारे। दूसरा कपल जैन और जोया। हाय तुमसे मिलकर दिल का है जो हाल, क्या करूं। जोया और जैन एक दूसरे के साथ डांस करने लगे थे। हो गया है कैसा ये कमाल, क्या करे। जोया ने जैन के चेहरे पे हाथ रख के मुस्कुराते हुए उसके साथ स्टेप्स लेने लगी थी। जोया अपनी मैक्सी लहराती हुई जिस हंस रही थी और जैन उसके पीछे पीछे था। और तुमसे मिलकर दिल का जो है हाल, क्या करे। हो गया है कैसा ये कमाल, क्या करे। दुम तना दुम तना दुम तना। जैन जोया का हाथ पकड़ के अपने आगे पीछे घुमाने लगा था। तीसरा कपल माशा और साहिल मिर्जा। दिल तो है एक राखी जाना, दिल की तुम मंजिल हो। दिल साहिल घुटनों के बल बैठे माँ के आगे हाथ करते बोला था। दिल तो है एक कश्ती जाना जिसका तुम साहिल हो, दिल फिर कुछ ना मांगे जाना तुम अगर हासिल हो। माह ने साहिल को नीचे उठाया था और उसका हाथ पकड़ के अपने सीने से लगा लिया था। दिल तो मेरा है तन्हा जाना और तुम महफिल हो। उनके बीच में अमान अचानक से आता है, उनको अलग करता है तो खुद डांस करने लगा था। वो तो ख्यालों में अपनी चंदा को सोच रहा था। इश्क से है सारी खुशियाँ, इश्क है बर्बादी। चंदा का खूबसूरत सिरापा अमान की आंखों के आगे लहराया था। इश्क है पाबंदी लेकिन इश्क है आज़ादी, इश्क की दुनिया में यारो ख्वाब की आज़ादी। हो गया वो जिसको मंजिल वो इश्क ने जतला दी। देखो प्यारे देखो यारो, सब हैं इश्क में गुम, जावियार और माला। दिल मेरा पागल है जाना उसका तुम बहला दो। जावियार अपना बाल संवारता हुआ माला के पास आया था। दिल में क्यों हलचल है जाना मुझको तुम समझा दो। जावियार ने माला को अपने करीब किया। माला उसकी नज़रों से सुर्ख हो रही थी। महक का जो आंचल है जाना जावियार अपने हाथों से उसके फ्रॉक की डोरियों से छेड़छाड़ करा था। जुल्फे जो बादल है जाना मुझ पे तुम बरसा दो। जावियार माला के बाल साइड का था, उसकी गर्दन से हिलाने लगा था। माला उसे धक्का मारते हुए दूर हुई थी कि जावियार मुस्कुराने लगा था। सफ़ीर और लारेबा वो दोनों स्टेज पे थे। सारे लोग यकदम ही गायब हो गए थे। हॉल में बस वही दोनों थे। तेज हवाओं के संग लारेब के काले बाल फिजा में लहरा रहे थे। जाना लेकर जाएगा तेरा ये दीवाना। लारेब अपना ब्लैक फ्रॉक लहराती अपने एंजल के पास आई थी और सफ़ीर ने दोनों हाथ उसकी नाजुक सी कमर पर रखते उसे अपने करीब तरीन किया था। इतना करीब के दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थी। वो दोनों यकटक एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जाना तुम पे मिट जाएगा तेरा ये परवाना। सफ़ीर ने लारेब को गोल गोल घुमाते उसे दूर किया था। लारेब गोल गोल घूमते उससे दूर हुई थी। उसका नाजुक हाथ सफ़ीर के हाथ में था। फिर एक बार फिर से घूमते सफ़ीर के करीब आई थी। वो जाना मेरे दिल में क्या है तूने ना ये जाना। लारेब की पूछ तब सफ़ीर के सीने से लगी
लेटी हुई थी। सफ़ीर उसके बाजुओं के गिर्द हसार बांधे हल्के हल्के स्टेप्स ले रहा था। जाना तुझको याद आएगा मेरा ये फसाना, हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करें। सफ़ीर लारेब को एक बाजू के सहारे झुकाए हुए था। पैर पैर फिर बेखुद होता हुआ वो उसके चेहरे पे हल्का सा झुकाई था। हो गया है कैसा ये कमाल, क्या करे। एकदम से सफ़ीर होश में आया था। उसने इधर उधर देखा, फिर सामने देखा जहाँ सब डांस कर रहे थे, और एक नज़र लारीब को देखा जो सबके साथ डांस करते हुए खुश होकर तालियां मार रही थी। उफ, ये मुझे क्या हो गया था, मैं क्यों उसके बारे में ऐसा सोच रहा हूँ। ये लड़की अपने साथ साथ मुझे भी पागल करके रख देगी। लेकिन नजरें बार बार फटक फटक के उस परी फेकर की तरफ ही उठ रही थी। सफ़ीर ने चुपके से लारीब की कई पिक्स ले ली थी। सब डांस करते करते मदहोश हो गए थे। याहू, डांस खत्म होते स्पीकर बंद हुआ था और लारीब की चीख सबको सुनाई दी थी। हॉल तालियों से गूंज उठा था। तो ये थी हमारी परफॉर्मेंस। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी। अमान फिर से माइक पकड़ते हुए बोलने लगा था। अब बारी हमारे दूल्हा दुल्हन की। अमान कायान और हुरैन की तरफ इशारा करते हुए बोला। हॉल की लाइट्स बंद हुई थी और स्पॉटलाइट के फोकस पे हुरैन और कायान थे। दिल हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। एन अपना भारी लहंगा संभालते हल्के हल्के स्टेप्स लेती सबको हैरान कर रही थी। कायान मुस्कुरा के अपनी एन को देख रहा था। आंखों में है ख्वाब सा किसी का, सब रास्ता मिल गया खुशी का। एन कायान के इर्द गिर्द घूमती अपनी खुशी बता रही थी। रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर। एन कायान की तरफ इशारा करते बोली थी। तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर है रब्बा, खुलती फिजाएं खुलती घटाएं, सर पे नया है आसमां, चारों दिशाएं हंस के बुलाएं। कायान भी एन के साथ स्टेप्स लेने लगा था। ये सब हुए मेहरबां, हमें तो यही रब्बा कसम से पता है, दिल पे नहीं कोई जोर कोई जोर। तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा। अब दोनों हल्के हल्के स्टेप्स लेने लगे थे। दिल हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, आंखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। लास्ट पे दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले किसी और ही जहां में पहुंचे हुए थे। गाना खत्म होने पे तालियों की गूंज पर इससे पहले दोनों होश में आते, उससे पहले ही कैमरामैन ने कैमरा ऑन किया था। उस पोज पे उनकी बेहद खूबसूरत तस्वीर ले ली थी। कायान और एन मुस्कुराते अपनी जगह पे जाके बैठे थे और कायान के ही एक सीनियर जो कि गद्दार था वो एक तस्वीर भेज रहा था किंग को, जिसकी तस्वीरों की जद में एन और कायान के साथ साथ लारेब गलती से आ गई थी, जो मुस्कुराती हुई एन से बातें कर रही थी। शादी का फंक्शन खत्म हो चुका था, रुखसती का टाइम हो गया था। एन ने जाना तो अपने ही घर था, सो इसीलिए मीर, अनमोल, जोया, जैन, माह, साहिल सब एन से इजाज़त लेते वापस चले गए थे। थैंक यू सो मच मीर, आप सबका जो मेरी शादी में रौनक लगा दी। अरे एन, जब तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़ी तो जब तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़े तो खुशी होगी या गम, हम हाजिर होंगे। अनमोल ने गले लगाते हुए एन को बोला था और इजाज़त लेते रुखसत हो गए थे। सफ़ीर भी इजाज़त लेता चला गया था। अगर वहाँ मज़ीद रुकता तो ज़रूर उसका दिल बगावत कर जाता। लो जी, शादी का फंक्शन ख़त्म हुआ, मुबारक हो सबको। वलीमे का फंक्शन सिंपल ही होगा। हुरैन को कायान के कमरे में बिठा दिया गया था। हर तरफ फूल ही फूल बिखरे हुए थे। बाहर चांद भी आज मुस्कुरा रहा था, सितारे आसमान पे चमक रहे थे। हुरैन बेड पे बैठी अपने आन का इंतजार कर रही थी। तभी कमरे में कायान दाखिल हुआ था। आज तो एन का भी आने वाले लम्हात का सोच सोच के दिल जोर से धड़क रहा था। एन की हथेलियां पसीने से भीगने लगी थी। कायान भी मुस्कुराता एन के पास चला गया और अपनी शेरवानी उतार के सोफे पे रख दी थी और बेड पे जाके एन के पास बैठ गया था। और एन थोड़ा सा पीछे खिसकी थी। कायान एन की ये वाली हरकत देख के मुस्कुराया था। मेरी एन डर रही आज अपने आन से। नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगी, एन हिम्मत करते बोली थी। बहुत प्यारी लग रही हो। वो उसके चमकते चेहरे को देख के बोला था। बस प्यारी है, एन ने अबरूज कहा के पूछा था। नहीं, बाकी की तारीफ अमल से करूँगा ना, नहीं बाकी की तारीफ अमल से करूँगा ना। वो उसका इस रूप को देखकर बहकते हुए लहजे में बोला कि एन तो शर्मा के सर झुका गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा आन कि हमारी शादी हो गई है। उसकी आवाज़ में सारी ज़िंदगी की खुशी थी। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरा बच्चा, मेरी एन, मेरी दुल्हन जिसे मैं अपना बच्चा समझता था, वो मेरी बच्चों की माँ बनेगी। मैं बाप का बच्चा नहीं हूँ, वो मुंह बना के बोली थी। हाँ हाँ पता है तुम अब बच्ची नहीं हो। वो से गहरी नज़रों से उसके सिरापे को देखते हुए बोला था। आन मेरी मुँह दिखाई। वो अपनी आंखें छोटी की अपना हाथ आगे करते बोली थी। हाँ याद आया। काया ने दराज से एक डिब्बी निकाली थी और उसमें से एक लॉकेट निकाला जिसमें हार्ट शेप में के और एच लिखा हुआ था। आन ये कितना प्यारा है, कहा एन ने अपने हाथों में लेते हुए बोला था। काया ने एन का दुपट्टा उतारने लगा था। आन ये क्या कर रहे हैं, वो ज़रा झिझकते हुए बोली थी। अपने हाथों से लॉकेट पहनाऊंगा ना मैं अपनी एन को। कायान ने उसका दुपट्टा उतार के एक साइड पर रख दिया था, जिससे एन की चमकती गर्दन कायान के सामने थी और एन तो अपने आन के इस अमल से लाल सुर्ख हुई थी। अपनी गर्दन पे कायान के हाथों का लम्स महसूस करके
एन तो आज कांप ही गई थी। काया ने झुक के चेन पे अपने होंठ रखे थे कि एन के दिल की धड़कनें तेज हुई थी। आन प्लीज़, आज नहीं एन, 5 सालों की दूरी आज मिटाने का दिन है। वो उसके सामने बैठता उसके हाथ थामते बोला था। एन ने भी शर्मा के सर झुका दिया था और उठ के ड्रेसिंग टेबल के सामने जाके अपने सारे बाल खोल दिए थे। काया ने एन को उठा के दोबारा से बेड पे लेटा के उसके होंठों पे झुक गया था कि एन तो पहली दफ़ा ही अपने आन के लबों का लम्स पा के तड़प गई थी। एन ने मजबूती से कायान के कंधों को पकड़ लिया था। कायान तो एन के नरम लबों को महसूस करके मदहोश हो गया था। थोड़ी देर बाद कायान पीछे हुआ तो एन गहरे गहरे सांस लेने लगी। एन ने भी खुमार आलूद आंखों से अपने आन को देखा था। उसका इश्क था आन, और आज उसे अपना इश्क मिल गया था। वो क्यों उसे पाने में शर्म करती। कायान ने भी अपनी शर्ट उतारी और लाइट बंद करके उसकी गर्दन पर झुक गया था। एन ने भी कायान के बालों में उंगलियां फंसाते एक सिसकी भरी थी। कायान ने अपने 5 सालों की तरफ से एन को झुलसा दिया था और एन ने भी कायान का भरपूर साथ दे के अपने प्यार का इजहार किया था। आज उन दोनों का प्यार मिल गया था, ये जाने बगैर कि प्यार जल्दी मिल जाते हैं लेकिन कभी कभी जल्दी बिछड़ने के लिए। जावियार का माजी हाशिम आर्मी से छुट्टी लेके आया था। अभी वो अपनी बेगम आयशा के पास बैठा ही था कि हाशिम, मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या हुआ आयशा, परेशान क्यों है? क्या हुआ आयशा, आप क्यों परेशान है? हाशिम, अभी तक नवाज भाई को पता नहीं चला कि अब्बा जी आधी से ज़्यादा जायदाद आपके नाम करके गए हैं। और भाई करा नवाज जो हाशिम से कुछ पैसे लेने आया था, यह सुन के उसके अंदर आग जलने लगी थी। आप अब्बा फिर से मेरे साथ नाइंसाफ़ी कर गया। नवाज के दिल में मजीद अपने बड़े भाई के लिए नफरत पैदा हुई थी। हाशिम, मेरा दिल कुछ दिनों से बहुत घबरा रहा है। क्या हम अपनी सारी जायदाद अपने बेटे जावियार के नाम लगा सकते हैं? बेगम, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हमारे पास सब कुछ हमारे बेटे का ही तो है। लेकिन फिर भी हाशिम, ओके बेगम, जैसे आपका हुक्म है, जल्दी इस चीज़ का भी बंदोबस्त करता हूँ। थैंक यू हाशिम, मेरी बात को समझने के लिए। आयशा हाशिम के सीने पर सर रखते हुए बोली थी। और बाहर यह सब सुनता नवाज कुछ और ही सोचता चला गया था। अब आएगा मज़ा, मैं अपने साथ घर की गई नाइंसाफ़ी का बदला लूँगा। नहीं नहीं चाचू, मुझे ना मारे, मुझे ना मारे, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं चाचू, नहीं नहीं चाचू। जावियार नींद में ही बड़बड़ा रहा था। डरते डरते उसकी आँख खुली थी, माथे पे पसीना आया हुआ था। चाचू चाचू चाचू। जावियार ने खौफ से इधर उधर देखना शुरू कर दिया था, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। क्यों इतना डरा सहमा रहता है जावियार? बचपन में कभी हाशिम और आयशा जावियार को कुलसुम के पास छोड़ जाते थे, या कभी कभी नवाज को मौका मिलता था वो अपनी नफरत अपने भाई से, उस नफरत उस बेचारे मासूम बच्चे पे निकालता था। उसे मारता था, फिर डराता था कि खबरदार तुमने किसी को कुछ बताया, और वो मासूम बच्चा सहम जाता था। फिर जब कभी आयशा और हाशिम ने कहीं जाना होता तो वो रोता था कि उसे भी साथ ले जाए। हाशिम और आयशा अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। अचानक से भी जावियार बहुत बीमार रहने लगा था। फिर जब वो ठीक हुआ तो डरा डरा सहमा सहमा रहता था, फिर अपने माँ बाप के पास ही रहता था। और ये बात आज तक उसके दिमाग में बैठ गई थी कि हर कोई उसे मारेगा जब भी वो किसी के पास जाएगा। और ये बात उस मासूम से बच्चे के दिमाग पे बुरी तरह असर कर गई थी, जिससे वो ऐसा हो गया था कि उसे किसी पे यकीन ही नहीं आता था। किंग, एन और कायान की शादी की तस्वीरें देख रहा था। किंग की आंखों में बदले के शोले निकल रहे थे कि अभी उनकी खुशियां भस्म करके रख दे। कि अचानक से किंग की नज़र उस परी पेकर पे पड़ी थी जो कि एन से मुस्कुराती हुई बातें कर रही थी। किंग जहाँ था वहीं रह गया था। रानी उसे उसका हुस्न देख के पहचानने में देर नहीं लगी थी, इसलिए फ़ौरन उसे पहचान गया था। रानी, तो तुम्हारा ताल्लुक एसपी कायान काज़मी से, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा है। उसने उसी ऑफिसर को कॉल मिलाई थी। मैं तुम्हें एक तस्वीर भेज रहा हूँ, इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के जल्दी दो मुझे। जी सर, मुझे भेजें, मैं देख लेता हूँ। उसकी तस्वीर भेजकर वो कितने ही लम्हे आंखों में हवस लिए लाडेव को देखता रहा था। उसे अभी उसका बचपन का खूबसूरत सिरापा याद आ रहा था। काश तुम उस वक्त मेरे हाथ लग जाती, अभी तुम मेरे पास होती हो। तुम्हारे भाई को तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा जिसने मुझे यह जख्म दिया है। किंग ने अपने बदसूरत जख्म पे हाथ फेरते हुए कहा था। एन सुबह उठी तो खुद को अपने आन के हिसार में पाया था और एक शर्मीली सी मुस्कुराहट एन के होंठों पे आई थी। रात की शिद्दत याद करके एन का चेहरा पल भर में सुर्ख हुआ था। कैसे उसके आन ने बताया था कि वो भी उसे बेपनाह उसे चाहता है, और अभी वो सोच ही रही थी कि एक और सोच उसके दिमाग में आई थी और उसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। अगर आन को पता चल गया कि मैं ही इवन, इससे आगे वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन एक डर उसके दिल में बैठ गया था। फिर से वो ये सारी सोचें झटकते हुए कायान की तरफ मुतवज्जा हुई थी और अपने आन को अपने पास महसूस करने लगी थी। उसके एक एक नक्श को छू के देख रही थी। कायान जो कब से उठा हुआ था, एन की उंगली लबों पे आते ही कायान ने उसकी उंगली को हल्के से अपने दांतों में दबा लिया था, जिससे एन के मुंह से हल्की सी सिसकी निकली थी। आन क्या करते हैं? वो अपनी सुरखती हुई उंगली को देखते हुए बोली थी। मेरी एन ने मुझे खुद छेड़ा है। सुबह सुबह वो अपने बाजू उसकी कमर के गिर्द हसार बांधते हुए नज़दीक करते एक दफ़ा बेखुद होते हुए फिर से उस पर झुक गया था, और एन भी बेखुद होती उसका साथ देने लगी थी। कायान के बालों में हाथ फेरने लगी थी। इससे पहले कि कायान मजीद और बहकता कि एन फ़ौरन से पीछे हुई थी। नहीं नहीं आन, प्लीज़ अभी नहीं, मैं थक गई हूँ और टाइम भी सुबह के 6 बज चुके हैं। मेरी जान, अभी तो मेरा दिल भी नहीं भरा। और वो उसके ऊपर झुकता
उसकी आंखों में देखता हुआ बोला था। इससे पहले कि वो मजीद कुछ बोलती, कायान ने दोबारा से उसकी बोलती बंद कर दी थी और फिर वो कायान की शिद्दतों के आगे हार के अपने आप को मैं मोहब्बत के सपुर्द कर चुकी थी। कायान ने फिर जहन के होश ठिकाने लगा दिए थे। चंदा दिल में अमान को बेहद याद कर रही थी। उसे अमान की आदत हो चुकी थी, लेकिन उसे अमान के लिए उसके साथ बेहिस बनना होगा। वो अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए किसी की इज्जत दांव पे नहीं लगा सकती थी। अब उसने अपना पक्का इरादा कर लिया था कि जब भी अमान आएगा वो उससे बात नहीं करेगी, ना ही उससे मिलेगी। ज़ावियार का मासी आज हाशिमा और आयशा ने वकील को बुला के अपनी सारी जायदाद अपने बेटे ज़ावियार के नाम कर दी थी। यही बात नवाज को आग लगा गई थी। उसके अंदर दौलत का लालच मजीद बढ़ता जा रहा था। उसने एक बहुत ही बड़ा प्लान सोच लिया था। उसे सही वक्त आने का इंतजार था। हाशिम, हमने अच्छा किया ना अपने बेटे का फ्यूचर का सोच के। हाँ, बहुत अच्छा किया बेगम, आप क्यों परेशान होती हैं? हाशिम, हमारा बच्चा बहुत मासूम है। वो 18 का होकर भी बच्चों जैसी हरकतें करता है। वो लोगों में उठता बैठता ही नहीं है, यहाँ किसी से बात भी नहीं करता, बस डरा डरा रहता है। अगर हमें कुछ हो गया तो दुनिया के सामने वो बोल पाएगा क्या? बेगम, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हमें कुछ नहीं होगा, हम हमेशा अपने बेटे के पास रहेंगे। लेकिन हाशिम, कुछ दिनों से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। और हाशिम ने आयशा को अपने हसार में लेकर उसका सर सीने से लगा लिया था। कुछ नहीं होता बेगम, आप परेशान ना हो। लेकिन आयशा के दिल में वहम आ गया था। जो वहम आते हैं कभी कभी वो सच भी होते हैं। दिन गुजरते जा रहे थे। आयशा और हाशिम अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। इधर कलसूम की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आयशा कलसूम का भी ख्याल बहुत अच्छे से रखती थी। बेगम, आज आपको पता है ना, हमने पार्टी में जाना है, वहाँ जाना हमारा ज़रूरी है। लेकिन हाशिम, ज़ावियार को बुखार है। बेगम, हम कौन सा सारी ज़िंदगी के लिए जा रहे हैं? 2-3 घंटों के बाद माजरत करके वापस आ जाएंगे। हमारे ऑफिसर्स को बुरा लगेगा, इसीलिए हमें जाना होगा ना। ठीक है हाशिम, लेकिन हम जल्दी वापस आ जाएंगे ना? जी जी बेगम, आपका हुक्म सर। आंखों पे आयशा और हाशिम तैयार हो चुके थे। और ज़ावियार, बेटा, हम आपके पापा के साथ कहीं जा रहे हैं, हम 2-3 घंटों में वापस आ जाएंगे, आप अपना ख्याल रखोगे ना? ज़ावियार को फिर से डर लगने लगा था। मामा, मुझे भी साथ ले जाए ना? ज़ावियार, बेटा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ जाके आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर सारी कड़वी मेडिसिन खानी पड़ेंगी ना आपको। नहीं मामा, मैं ठीक हूँ। बाबा का प्यारा बेटा, देखो आपको तो बहुत बुखार है ना, हम जल्दी आएंगे। हाशिम ने ज़ावियार के माथे पे बोसा देते हुए कहा था। ओके बाबा, लेकिन जल्दी आइएगा, आपको पता है ना ज़ावियार को डर लगता है। जी जी, मैं ही जाना, मेडिसिन खा के सो जाना, जब आप उठोगे तो हम आपके पास होंगे, पक्का वादा मेरी जान, पक्का वादा। फिर वो दोनों ज़ावियार को मेडिसिन दे के चले गए थे और ज़ावियार ने दूर तक अपने माँ बाप को देखा था। और फिर वो मेडिसिन के ज़ेरे असर सो गया था। जब आँख खुली तो एक कोहराम मचा हुआ था। घर में शोर की आवाज़ से उसकी आंख खुली थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसके माँ बाप उसके पास नहीं थे। वो भागता हुआ बाहर आया था। बाहर हॉल में कुछ लोग जमा थे। नवाज भी अपने आंसू बहाते लोगों के गले मिल रहा था। चाचू, ये कौन लोग हैं? मामा बाबा कहाँ हैं? उसने डरते डरते नवाज से कहा था। नवाज ने सबके सामने ज़ावियार को सीने से लगाया। ज़ावियार, बेटा, तुम्हारे मामा पापा हमेशा के लिए जा चुके हैं। क्योंकि क्या क्या मतलब चाचू? ज़ावियार नवाज के हाथ पीछे करता बोला। और एक नज़र चारपाइयों पे पड़ी जो हॉल में पड़ी थी। उसकी सफ़ेद चादर देख के वो दहल गया था। ये कौन है चाचू? वो आंखों में हैरानगी लिए नवाज से पूछने लगा था। ये तुम्हारे मामा पापा कल पार्टी से आ रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी डेथ हो गई है। नहीं नहीं, ये मामा पापा। वो जल्दी से आगे बढ़ा और चादर उठा के देखा, जहाँ हाशिम और आयशा अपनी नींद सो चुके थे और ज़ावियार के मुंह से एक चीख निकली थी और वो वहीं बेहोश हो गया था। ज़ावियार घर आते ही बिजी हो गया था। शादी की वजह से उनके कई काम पेंडिंग पे थे और जिसकी वजह से वो वहाँ बिजी हो गया था। अभी माला अपने लिए मैकरोनी बना के बड़ी खुशो हो के वॉशरूम गई थी, लेकिन जब वो वापस आई तो उसकी चीख निकली थी, क्योंकि सामने ही अमान उसकी सारी मैकरोनी खाए अब खाली प्लेट को देख रहा था, जैसे सोच रहा हो इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। माला की चीख सुनते ही अमान ने उछल के माला की तरफ देखा था। माला भाभी आप? माला तो बड़ी बड़ी निगाहों से अपनी प्लेट को देख रही थी जिसमें वो मैकरोनी भर के गई थी और अब प्लेट उसे मुंह चिरा रही थी, खाली थी। उसे कितनी भूख लगी हुई थी, उसने कितनी खुशी और मेहनत से अपने लिए मैकरोनी बनाई थी। क्या हुआ माला भाभी, आप वहाँ क्यों रुक गई हैं? अमान दांत निकालता हुआ। माला का गुस्सा सवा नेज़े पे पहुंचा गया था। माला आगे बढ़ती अमान के सामने आई और सामने रखी खाली प्लेट को उठा के गुस्से से ज़मीन पे फेंका था उसने कि वो प्लेट सेकंडों में चकनाचूर हुई थी। तुम अमान, तुमने मेरी मैकरोनी खा ली? माला रोनी शक्ल बनाते अब अमान से कहने लगी थी। ओहो भाभी, ये आपकी मैकरोनी थी? आपने बनाई थी, लेकिन मुझे भूख लगी थी तो मैं यहाँ आया और देखा कि सामने गर्मा गर्म मैकरोनी बनी हुई है, इसलिए सोचा कि क्यों आपको तंग करूँ कुछ बनाने के लिए। और मैकरोनी देखते ही मेरा दिल ललचा गया था, इसीलिए खा गया। वो मासूम मुँह बनाते हुए माला को हैरान कर गया कि कोई क्या इतना भी मासूम हो सकता है? इतने तो मासूम नहीं हो तुम्हें, तो मैं बताती हूँ। माला किचन में गई और वहाँ से रोटी वाले बनाने वाला बेलन उठा दी बाहर आई थी और माला के हाथ में बेलन देख के अमान फटी फटी निगाहों से माला और एक नज़र बेलन को देखने लगा था। अब अमान आगे आगे था और माला उसके पीछे पीछे और पूरे लाउंज में अमान की चीखें थी। पूरे लाउंज में दोनों ने ऊधम मचा दी थी। सोफे के कुशन से नीचे पड़े हुए थे, लेकिन अमान माला के हाथ नहीं आया था। तुम मेरे हाथों लगो, चप्पड़ गंजू, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं।
एक तो भूख की वजह से माला का बुरा हाल था, ऊपर से वो उसके हाथ नहीं आ रहा था। हे चप्पड़गंजू, अमान ने तो सकते में आके अपना नाम सुना था। मैं तो इतना प्यारा हूँ भाभी में, वो अपनी माँ को भूलता अपना नाम सुन के सकते में आ गया था। तुम्हारी तो मैं माला फिर से उसके पीछे दौड़ी थी, लेकिन फिर भी अमान उसके हाथ नहीं आया था। अब थक हार के दोनों सोफे पे बैठ गए थे। अमान उसके सामने सोफे पे बैठा था, लेकिन अब माला में हिम्मत नहीं थी कि वो अमान को उठ के मार सके। माला भाभी, आपने नाइंसाफ़ी की है मेरे साथ। माला ने अपनी आंखें छोटी करके अमान को देखा कि कौन सी नाइंसाफ़ी, मैंने आपकी मैकरोनी क्या खा ली, आपने भगा भगा के वो भी हजम करवा दी। अब मेरे पेट से आवाज़ें आ रही हैं, कुछ खाने को दो। अमान ने अपने पेट पे हाथ फेरते हुए कहा था। माला तो आंखें खोले उसकी बात सुन रही थी, और 10 मिनट पहले तो उसकी मैकरोनी से बड़ी प्लेट वो खा चुका था। आपको तो भूख लगी होगी ना, वो संजीदा लहजे में पूछने लगा। तो माला ने झट से हाँ में सर हिलाया था। अमान ने कॉल करके 2 लार्ज पिज़्ज़े ऑर्डर कर दिए थे, और थोड़ी देर में वो पूरे लाउंज में अंधेरा था। सामने टीवी पे हॉरर मूवी लगी हुई थी, और दोनों एक ही सोफे पे आलती पालती मारे पिज़्ज़ा खाने में मसरूफ़ थे। वो दोनों इतने मसरूफ़ थे मूवी देखने में कि दोनों को जावियार के आने का पता ही नहीं चला था। और जावियार दोनों को एक साथ पिज़्ज़ा खाते देख के आंखें खोले देखने लगा था। भाभी और देवर आज साथ में थे, कोई ना कोई कांड तो ज़रूर किया होगा। क्या हो रहा है यहाँ, वो ज़रा गुस्से से बोला तो दोनों की एक साथ चीख निकली थी। भाभी अमान दोनों ने एक दूसरे का नाम लिया था। बकवास बंद करो दोनों। अपनी जावियार ने लाउंज की लाइट्स ऑन की, और एक दफ़ा लाउंज की हालत देख के चकरा गया था। और हर तरफ कुशन बिखरे हुए थे, कुर्सियाँ उल्टी हुई थी, और दोनों मज़े से सामने रखे लार्ज पिज़्ज़ा को तकरीबन ख़त्म कर ही चुके थे। जावी तुम, माला ने घबरा के जावियार को देखा था। ये क्या गंद डाला हुआ है तुम लोगों ने, उठो दोनों जल्दी से, सारा लाउंज साफ करो, मुझे थोड़ा सा भी गंद नजर ना आए, वरना तुम दोनों की खैर नहीं। और माला और अमान ने एक दूसरे को देखा था, फिर जावियार को देखा जो उनको हुक्म देता कमरे में चला गया था। लाउंज में फिर से एक दफ़ा माला और अमान की लड़ाई शुरू हो चुकी थी कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, और तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। अब दोनों लड़ते लड़ते काम भी कर रहे थे, और फिर लड़ते लड़ते दोनों ने सफाई भी कर दी थी। और अब सोफे पे बैठ के दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों के कह के लाउंज में गूंजे थे। वैसे माला भाभी अब इतनी भी बुरी नहीं है जितनी मैंने सोचा था, और तुम भी इतने बुरे नहीं हो जैसे मैंने सोचा था। चलो आज से हम फ्रेंड्स ओके। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए थे, जिसे देखते जावियार को अमान से दिल के कोने में जेलसी महसूस हुई थी। माला उठ के अपने कमरे में आओ, जावियार के लहजे में दबा दबा गुस्सा था। चले भाभी जी, आपके शोर का बुलावा आ गया। ओफ, माला उसे थप्पड़ मारते कह के कमरे में चली गई थी। और कमरे में कदम रखते जावियार जो दरवाजे पे माला का इंतजार कर रहा था, माला के आते जावियार ने उसे कैद के अपने हसार में लिया था। माला घबरा गई थी। क्या कर रही थी नीचे? जावियार माला के बालों की लट को उसके कान के पीछे करता बोला था। कुछ नहीं, मैंने क्या करना था, पिज़्ज़ा खा के तुम्हारे हुक्म पे सफाई की है। वो मुंह बनाते बोली थी। अच्छा तो फिर कब मनाने का इरादा है? मुझे जावियार उसकी गर्दन सहलाते हुए बोला था। वो मैं कैसे मनाऊं? तुम तो मान गए थे ना, वो अटकते हुए बोली थी। नहीं, तुम्हें किसने कहा कि मैं मान गया हूँ? तो फिर जैसा मैं चाहता हूँ वैसे मनाओ। जावियार माला को पुरशौक निगाहों से देखते हुए बोला था। अच्छा अभी तो छोड़ो ना। वो उसके हसार से निकलते कन्फ्यूज़ होते हुए बोली थी। जावियार ने माला को हसार में अपने हसार से अलग किया था, और वो बेड पे जाके बैठ गई थी। उसे अब जावियार के लिए कुछ स्पेशल करना था ताकि वो जावी को मना सके कि जावी उसे और उसके बाप को माफ़ कर दे। लेकिन वो भी जावियार के इरादों से नावाकिफ़ थी। उठ जाएं आन, कितना सोना है आपने, और मैंने आपके लिए नाश्ता बनाया है। अपने बालों को ड्राई करते हुए कायान को उठाने लगी थी। एन यार इतनी जल्दी उठ गई? वो अपनी आंखें खोलते हुए बोला था। आन दिन के 2 बज चुके हैं और आपको जल्दी लग रही है? वो तो फटी पड़ी थी, इतना टाइम हो गया। खाला क्या सोचेंगी, वो तो पहली दफ़ा इतना लेट उठी थी और अब उसे शर्म आ रही थी। कायान उठकर उसके पीछे आके खड़ा हो गया था और अपने बाजू उसके पेट के गिर्द बांध दिए थे। तुम्हारी खाला को पता है नई नई शादी हुई है तो रोमांस कर रहे होंगे। जबकि एन तो अपने आन की बातों से सुर्ख हुई थी। आन पीछे और रात को वलीमे के लिए भी तैयार होना है। कायान ने उसके कंधे पे सर रखा था। वलीमे से 3 दिन बाद हम हनीमून पे जाएंगे। हनीमून के नाम पे यकदम एन का मुस्कुराता चेहरा परेशानी में तब्दील हुआ था, जो कि उसने कायान को महसूस नहीं होने दिया था। उसे अब कायान के साथ अपना ईवल वाला काम भी संभालना था। ओके आन चलें, तैयार हो जाए ना, फिर नीचे चलते हैं, मुझे भूख लगी है। कायान ने भी उसके माथे पे बोसा दिया और फ्रेश होने चला गया था। जावियार का माजी 5 दिन बाद जावियार को होश आया था। उठते ही वो अपने माँ बाप को ढूंढने लगा था। चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन जाने वाले कब वापस आते हैं। कलसूम तो पहले बीमार थी, वो खुद खाने पीने से कासिर थी। वो जावियार का क्या ख्याल रखती? और नवाज ने तो अब जुल्म के पहाड़ तोड़ने थे उस मासूम बच्चे पे। जावियार अभी होश में आया था कि उसके पास माला आई थी। माला ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में उसे पुकारा था। जावियार ने अपनी सब्ज़ आंखें उठा के उसे देखा था। माला,
और माला को देख के माला ने आगे बढ़ते जावी के बहते आंसू साफ किए थे। तुम ना रो जावी, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना। वो ना जाने क्या मासूमाना बातें करते जा रही थी अपने कज़न जावी को चुप करवाने के लिए। वो भी पहली दफ़ा हिम्मत करती जावियार से बात करने आई थी और माला को जावियार का रोना अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी तो अपने ताया और ताई से प्यार करती थी और वो भी छोड़ के चले गए थे। जावियार के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। फिर माला ने काम करने वाली को कह के अपने लिए और जावी के लिए खाना मंगवाया था। अभी वो खाना खा ही रहे थे उसके कमरे में नवाज आ गया और जावी को अपनी बेटे के साथ बेड पे खाना खाते देख के वो गुस्सा हुआ था। माला जो अपने कमरे में, नवाज ने गुस्से से कहा। माला ने डर के जावियार को देखकर भाग के अपने कमरे में चली गई थी। जावियार ने सहम के अपने चचा की तरफ देखा था कि अब वो क्या उसके साथ सलूक करेंगे। बड़ा शौक है बेड पे बैठ के खाना खाने का। नवाज ने खाना उसके सामने से उठा के नीचे ज़मीन पे फेंका था और प्लेट दोनों अलग अलग जाके गिरी थी। जावियार ने फटी फटी और नम आंखों से नीचे गिरा खाना देखा था। उसे बहुत भूख लगी हुई थी। 4 दिनों से उसने सही से कुछ खाया भी नहीं था, सिर्फ जैसे जैसे जायका ही चखा था। चाचू मुझे भूख लगी है, जावी मासूमियत से नवाज से कहने लगा। लेकिन उस दौलत के पुजारी को मासूम बच्चे की बातों से क्या लेना देना। तुम्हारी औकात अब ऊपर बैठ के खाना खाने की नहीं है, नीचे बैठ के खाना खाने की है। जावियार ने एक नज़र सहम के खाने को देखा और फिर नवाज को देखा, फिर रोने लगा। मामा पापा पास जाना है, मर गए तेरे माँ बाप। नवाज बेरहमी से कहते बच्चे के दिल पे वार करा था। चाचू, उसने कुछ कहना चाहा था। कोई चाचू नहीं हूँ मैं तुम्हारा। कल मैं तुम्हारे सामने एक पेपर ला के रखूँगा तो तुम्हें उन पर अपने साइन करने आई बात समझ में। जी जावी डरते हुए इतना ही बोला था, मुझे भूख लगी है। कल जब पेपर पे साइन करोगे तब खाना मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। नवाज ये कह के कमरे से चला गया था। जावियार ने बस एक नज़र, बेबसी नज़र नीचे गिरे खाने को देखी थी। मामा मुझे भूख लगी है। जावियार आयशा के पास आता बोला था, मेरे लाडले को भूख लगी है। मैं आज अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। क्या खाएगा मेरा बेटा? मामा मुझे ना बिरयानी खानी है। ओए मेरे लाडले बेटे को बिरयानी खानी है। अभी मैं अपने हाथों से अपने बेटे के लिए बिरयानी बनाती हूँ। आयशा ने उसके माथे पे बोसा दिया था। फिर वो थोड़ी देर में बिरयानी बना के लाई थी और जावियार को अपने हाथों से खिलाने लगी थी। और जावियार का ख्यालों में ही अपने माँ बाप का प्यार सोचते बेकाबू होकर वो रोने लगा था। मामा पापा, आपने तो वादा किया था मेरे पास आओगे, अब क्यों अकेले छोड़ के चले गए मुझे? मामा पापा, वो रोते रोते अपने माँ बाप को याद करते हुए कब दोबारा से खाली पेट सो गया उसे पता ही नहीं चला था। बेटा, मामा की एक बात मानोगे ना? जी मामा बोले। बेटा, अगर हम कहीं भी चले जाए ना तो आपको कोई पेपर साइन करने का बोले या कहीं जाने को बोले तो आपने उनकी बात नहीं मानी, जो मर्जी हो जाए। आयशा ने ना जाने क्यों ये बात जावियार से कहा थी और कई दफ़ा कहती रहती थी। शायद मरने वालों को इल्म हो जाता है या दिल में वसवसे आते हैं, लेकिन जावियार ने यह बात जहन में बिठा ली थी। उसने नवाज के सामने कह तो दिया था, लेकिन उसने साइन नहीं करने थे। अगली सुबह नवाज कुछ पेपर्स लेके जावियार के पास आया था, जिस पे जावियार ने साइन करने से मना कर दिया था। और फिर नवाज ने दौलत के लालच में आके अपने भतीजे को भी नहीं बख्शा था। जब नवाज जावी को मार मार के थक गया तो वो चला गया था। पीछे वो बच्चा ज़मीन पर जख्मी हालत में तड़पता रहा था। मामा पापा, आप कहाँ चले गए हैं? देखिए ना आपके जावी के साथ क्या हो रहा है, प्लीज़ आ जाए ना। जावी से तो जख्मों के साथ उठा ही नहीं जा रहा था। अपने आप को घसीट कर वो दीवार के साथ बैठा था कि माला उसके पास आई थी। जावी, क्या हुआ है तुम्हें? माला उसके मुंह पर जख्म देखते हुए बोली थी। जाओ यहाँ से। जावियार ने पहली दफ़ा बेरुखी और गुस्से से माला से बोला था कि माला की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे और वो उठ के चली गई थी। जैसा बाप वैसी बेटी, वो तल्ख लहजे में बोला था। अभी वो अपने घुटनों में मुंह दिए बैठा था, रो ही रहा था कि उसे अपने कंधे पे नाजुक हाथ महसूस हुए। सर उठा के देखा तो सामने माला थी, जिसके हाथ में मौजूद जख्मों पे लगाने वाली कोई करीम थी। मामा कहती हैं जख्मों पे ना करीम लगानी चाहिए, इससे दर्द नहीं होता है। वो अपने नाजुक हाथों से जावी के चेहरे पे करीम लगा रही थी कि जावियार चाह के भी उसका हाथ झटक नहीं सका। फिर माला ने मेड को बुला के जावी के लिए खाना लगवाया, जिसे आयशा ने कलसूम की खिदमत के लिए रखा हुआ था। माला ने जावी को अपने हाथों से खाना खिलाया था। अपने भूखे पेट को मद्देनजर रखते हुए जावी ने भी बिना रूठे खा लिया था। अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया था कि बाप जख्म दे के जाता था और बेटी मरहम लगाती थी। इसी दौरान जावियार के दिल में माला के लिए प्यार जैसे जज्बात जाग गए थे। वो दिल ही दिल में माला से प्यार करने लगा था। माला की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, वो भी जावियार से बेहद अटैच हो गई थी। हाल कायान फ्रेश होकर बाहर आया तो ऐन कमरे में नहीं थी, वह नीचे जा चुकी थी। कायान भी मुस्कुराता नीचे गया, जहाँ ऐन और नायला दोनों ही खाना बना रही थी। कायान तो ऐन को खाना बनाते देख के हैरान था। ये मेरी ऐन ने खाना बनाना कब से शुरू कर दिया? आना, मेरा मजाक ना बुनाए, मैंने खाला से काफ़ी कुछ बनाना सीख लिया। आप खाला से ही पूछ लें। क्यों खाला, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, मेरी गुड़िया ने सब कुछ बनाना सीख लिया। नायला ने प्यार से ऐन के माथे पर बोसा दिया। ऐन और नायला ने बिरयानी और कौरमा बनाया था। वाह वाह, मेरी ऐन के तो हाथ में बहुत जायका है।
कायान ने खाना खाते ही ऐन की तारीफ़ की थी। हाँ, तो मैं मज़े का खाना बनाती हूँ ना, तो मुस्कुराते हुए कायान से कहने लगी थी। फिर वो नायला से हनीमून पे जाने की इजाज़त लेने लगे थे और उन्हें इजाज़त मिल भी गई थी। ऐन के कहने पे हनीमून जाने का प्लान उनका इटली का बना था, क्योंकि ऐन को वहाँ का जाने का बहुत ज़्यादा शौक था। 3 दिन बाद जाने का प्लान बना था उनका और अब से वो तैयारी शुरू करने लगे थे। रात का वक्त था। अमान अभी सोने के लिए लेटा ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई थी। उसने उठ के दरवाज़ा खोला कि सामने ही लारिब हाथों में अपना भालू लिए उसे सीने से लगाए रोई रोई आंखें लिए सामने अमान की खड़ी थी। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? अमान उसकी सुर्ख आंखें देखता परेशानी से गोया हुआ था। बड़ी वो रोती हुई अमान के सीने से लगी थी। क्या हुआ गुड़िया, बताओ तो सही। किसी ने कुछ कहा है क्या? नो बड़ी, किसी ने कुछ नहीं कहा। बड़ी वो एंजल मेरे है ना, मेरे फ्रेंड है ना, वो किसी और से बात तो क्यों कर रहे थे? मुझे वो चाहिए, मुझे मेरे एंजल चाहिए। वो मजीद रोते हुए अमान से कहने लगी थी। मेरी गुड़िया तुम रो मत, ये आपके बड़ी का वादा है, कल आपको आपके एंजल के पास छोड़ाऊंगा मैं। सच्ची बड़ी, वो मेरे एंजल है ना, मैं कल उनके पास चली जाऊंगी ना। लाड़ेब अपने आंसू साफ करते अमान से कहने लगी थी। हाँ, मैं उनके पास चली जाऊंगी क्या? वो खुशी से मजीद रोने लगी थी। वो अपनी फीलिंग्स से नावाकिफ थी, लेकिन अमान अंदाज़ा लगा चुका था कि उसकी बहन के लिए उसका एंजल कितना ज़रूरी है। हाँ मेरी गुड़िया, तुम अपने एंजल के पास ही रहोगी। तुम्हारी खुशी से ज़्यादा मुझे कुछ भी अजीज़ नहीं है। याहू, सच्ची बड़ी, वर्ल्ड बेस्ट बड़ी हो आप। लारेब, लव यू लारेब, अमान की गाल पे किस करते हुए बोली थी। बढ़िया, मैं चलती हूँ, मुझे तैयारी भी तो करनी है ना, मुझे अपने एंजल के पास जाना है ना। इसलिए वो मासूमियत से कहती बेड से छलांग लगा के खुशी से अपने कमरे में भाग गई थी, जबकि अमान को गहरी सोच में मुब्तला कर गई थी। उसने कह तो दिया था, लेकिन वो कैसे सफ़ीर को शादी के लिए मनाएगा। लेकिन इससे पहले ऐन और जावियार से बात करनी थी उसे, जो कि सुबह करने का सोचा था उसने। उसे अभी अपनी चंदा से मिलने भी जाना था। इस वक्त अमान को विटामिन चंदा की बेहद याद आ रही थी, लेकिन एक दफ़ा ही सारा काम निपटा कर ही अपनी चंदा के पास जाना चाहता था वो। अमान ने अगली सुबह उठते ही साथ ही जावियार और ऐन को कॉल करके लारेब और सफ़ीर के बारे में बात की थी। और जब कल लारेब उसके कमरे में रोते हुए आई थी, वो सारी बात भी सुना डाली थी। ऐन को भी शादी वाला दिन याद था कि कैसे वो अपने एंजल के लिए पॉजेसिव हो रही थी। ऐन भी खुश थी कि चलो लारेब का निकाह भी हो जाएगा, चाहे जैसे मर्जी, लेकिन वो महफूज रहेगी। वो सफ़ीर शाह की इज्जत बनेगी, फिर वो खुद ही ठीक हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम अमान, कैसे हैं आप? सफ़ीर अमान को हॉस्पिटल में देख के हैरान हुआ था। क्या अबू से क्या करने आए हैं यहाँ लारेब? लेकिन लारेब का सोचते हुए खामोश हो गया था। वालेकुम अस्सलाम सफ़ीर, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, सफ़ीर मुस्कुराता हुआ अपनी चेयर पे बैठा था। क्या लेंगे आप? अमान सफ़ीर ने मुस्कुराते हुए रस्मन पूछा था। नहीं, अमान ने बेझिझक मना ही कर दिया था। क्या मतलब? सफ़ीर ने नासमझी से अमान को देखने लगा था। सफ़ीर, मैं सीधी सीधी बात करूँगा, बात घुमाने का आदी नहीं हूँ मैं। तुम्हें पता है मेरी बहन लारेब तुम्हें अपना एंजल मानती है। सफ़ीर बस इतना ही कह सका था। अब वो हमेशा हमेशा के लिए अपने एंजल के पास जाना चाहती है, यानी तुम्हारे पास आना चाहती है। वो तुम्हें लाइक करती है। क्या मतलब? अमान खुल के बात करें आप। सफ़ीर तजस्सुस से गोया हुआ था। आखिर ऐसी क्या बात थी जो अमान उससे करने आया था? तुम्हें मेरी बहन से निकाह करना होगा। जबकि सफ़ीर तो कुछ लम्हे कुछ बोल ही ना सका था। ये आप क्या कह रहे हैं अमान? दिमाग तो ठीक है ना आपका? वो मेरी पेशेंट है, वो भी पागल, मैं ऐसे कैसे शादी कर सकता हूँ? देखो सफ़ीर, अमान सफ़ीर के पागल बोलने पर अपने गुस्से में काबू पाता बोला था। नहीं अमान, आई एम सॉरी, लेकिन पहले आप अपनी बहन का इलाज करवाएं, फिर उसकी शादी करिएगा। मैं कोई बलि का बकरा नहीं हूँ जिसके साथ आप किसी को भी बांध देंगे। सफ़ीर भी गुस्से से अमान की बात काटता हुआ बोला था। मैं कोई बलि का बकरा नहीं हूँ जिसके साथ आप किसी को भी बांध देंगे। अमान ने अपनी जेब से पिस्टल निकाली थी। उसे पता था सफ़ीर प्यार की ज़ुबान नहीं समझेगा, उसे अब अपने तरीके से समझाना था। उसे पता था कि उसका साला वैसे नहीं मानेगा। सफ़ीर गन देखता एक जगह जम गया था। वो एक नज़र पर टेबल पर पड़ी पिस्टल को और एक नज़र अमान को देख रहा था। ऐसी बात नहीं थी कि वो पिस्टल से डरता था, लेकिन वो इन सब चीज़ों का आदी नहीं था। खून खराबे से उसे नफरत थी। अपने दोनों हाथों को गन पे रखते हुए सफ़ीर की जानिब झुका। मैं अपनी बहन की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी बहन से निकाह करना होगा, तुम करोगे, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सफ़ीर ने लब भींच के अपना गुस्सा जब्त किया था। यहाँ तुम्हारे बाप का राज नहीं है अमान मलिक। सफ़ीर दबा दबा चीखा था कि मैं तुम्हारी बहन से निकाह कर लूँ। सफ़ीर भी आपसे तुम पे आ गया था। वो कैसे बर्दाश्त करता? अभी तो उसका अपना कैरियर बनाना पड़ा हुआ था। अभी उसने शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। वो भी एक पागल एक बच्ची से शादी बिल्कुल भी नहीं। अमान ने अपनी गन उठाई और सफ़ीर पे तान दी। सफ़ीर गन को देख के एक पल को डर गया था, लेकिन खुद को जल्दी संभाल गया था। सफ़ीर शाह, मेरी बहन तुम्हें पसंद करती है, तुम्हारा निकाह तो लारेब से ही होगा, वरना ये सारी गन की गोलियां तुम्हारे सीने में उतारने में एक पल नहीं लगाऊंगा मैं। अमान अपने हाथों में गन थामते हुए घुमाते हुए सफ़ीर से कहने लगा था। तुम्हारी बहन के साथ हमदर्दी मुझे महंगी पड़ेगी। अगर ये बात मैं जानता तो कभी भी तुम्हारी बहन की तरफ देखता भी नहीं। सफ़ीर का जब्त भी जवाब दे गया था। वो गड़ जाता। मैं भी देखता हूँ कैसे करवाते हो तुम मेरा निकाह अपनी बहन से। सफ़ीर उसका गन वाला हाथ पीछे करते हुए बोला था। तैयार है ना फिर रात को सफ़ीर शाह? दोबारा से मुलाकात होती है तुमसे? मैं तो चाहता था कि आराम से यह काम निपट जाए, लेकिन तुम्हारा खून गर्म है जो अंगड़ाई मार रहा है।
कह रहा है आ जा अमान, एक दूसरे को ज़िबा करे, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं, अभी तो मेरी बहन ने खुशियाँ देखनी है। बहुत सारी कसम खुदा की, अगर मेरी बहन की ज़िंदगी का सवाल ना होता तो मैं कभी तुम्हारे पास ना आता। इसीलिए आराम से सोचो और मुझे जवाब दे देना। अमान सफ़ीर का कंधा थपथपाता जाने लगा कि सफ़ीर की आवाज़ से रुका था। मेरा जवाब ना है और ना ही रहेगा। पहले अपनी बहन को किसी पागल खाने में दाखिल करवाओ। अम्मान को उसकी इस बात को सुन के बहुत गुस्सा तो आया था, लेकिन वो अगले अमल का सोच के चला गया था। और सफ़ीर को पता होता कि वह किन लोगों में फंस गया तो कभी भी लारेब के साथ हमदर्दी ना करता और ना ही अमान के साथ इस लहजे में बात करता। अमान गुस्से में सीधा घर आया था। वो समझा था सफ़ीर मान जाएगा, फिर वो अपनी चंदा के पास भी जाएगा, लेकिन सफ़ीर का इनकार अमान को गुस्सा दिला गया था और ये गुस्सा वो चंदा पे नहीं निकालना चाहता था, इसीलिए वापस घर आ गया था। क्या हुआ अमान? उस समय क्यों ज़ावियार और माला लाउंज में आते अमान को देखते हुए कहने लगे, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। ज़ावियार, वो 2 टके का डॉक्टर कहता है कि अपनी बहन को पागल खाने दाखिल करवाओ। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी गुड़िया के बारे में ऐसा कहे, दिल कर रहा है कि नक्शा बिगाड़ दो उसका, उस डॉक्टर का, लेकिन मैं इतनी जल्दी अपनी बहन को बेवा नहीं होने दूंगा। तो क्या वो नहीं माना निकाह के लिए? ज़ावियार, वो माने या ना माने, उसका निकाह तो आज रात लारेब से होके रहेगा। माला भाभी, आपकी जिम्मेदारी है लारेब को तैयार करना। और ज़ावियार, तुम भी तैयार है ना? आज चलेंगे लारेब का निकाह करवाने। लेकिन अमान, वो लड़का ही राजी नहीं है। माला ने अमान के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते हुए कहा, उसे भी पता था लारेब अपने एंजल से कितनी मोहब्बत करती है। अक्सर लारेब जब भी माला के पास बैठती बातें करने के लिए, अपने एंजल की एक एक बात उसे बता देती थी, जिसे सुनती वक्त माला मुस्कुरा देती थी। भाभी, वो आप मुझ पे छोड़ दे, लेकिन जो चीज़ मेरी बहन को पसंद आ जाए मैं उसे ना दूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। वो ये कहता कमरे में चला गया था। पीछे माला परेशानी से ज़ावियार को देखने लगी थी, जैसे कह रही हो कि ये क्या हो रहा है, बंदा ही राजी नहीं तो क्या मौलवी से निकाह पढ़ाओगे? ज़ावियार का माजी 5 साल बाद, 5 सालों में ज़ावियार अपने चाचा से मार खा खा के बेहिस बनता जा रहा था। एक दिन नवाज ने गुस्से में आके ज़ावियार को इतना मारा था कि ज़ावियार ने रोते रोते उन पेपर्स पे साइन कर दिए थे। उसके बाद ज़ावियार की जगह उस घर में नौकरों जैसी हो गई थी। उसे बस एक लड़की से लगाव था, वो थी माला, उसकी नीली आंखों वाला उसका भालू। उन 5 सालों में माला ने ज़ावियार का हर कदम पे साथ दिया था और ज़ावियार ने माला का कलसूम की 1 साल पहले कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते लड़ते वो हाल के हकीकी से जा मिली थी। माला अपनी माँ की दूरी पे बहुत रोई थी, लेकिन जैसे माला ने ज़ावियार को संभाला था, वैसे ही ज़ावियार ने अपनी माला को संभाला था। ज़ावियार चुपचाप रह के नवाज के कहने पे काम कर देता था और सारा दिन कमरे में रहता था। माला तो 18 साल की होकर बेहद खूबसूरत हो गई थी और ज़ावियार भी 23 साल का होकर एक उबरू नौजवान बन गया था कि कोई भी उसे देखता था उसका दीवाना हो जाता था। माला, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? ज़ावियार और माला आपस में बैठ के बातें कर रहे थे जब ज़ावियार ने माला को कहा था, ज़ावी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। माला ने ज़ावी का हाथ पकड़ते कहा था, ये देखो आज तुम्हारी बर्थडे है ना, तो मैं अपने भालू के लिए एक भालू लेके आया हूँ। ज़ावियार ने उसके सामने एक खूबसूरत टेडी बियर करते बोला था। हाय ज़ावी, ये कितना प्यारा है ना? माला उसके हाथों से टेडी बियर लेते हुए बोली थी। ज़ावी, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए लेने के लिए? माला कुछ सोचते हुए पूछने लगी थी। मेरा भालू, इसे तुम रहने दो, बस जमा किए थे। वैसे ज़ावी, तुम मुझे भालू क्यों कहते हो? क्योंकि तुम मेरी नीली आंखों वाला और मासूम सा भालू हो ना। मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करूंगा हमेशा। अभी वो बैठे बातें कर रहे थे कि नवाज की गाड़ी का हॉर्न सुनाई देने लगा था। माला का रंग एकदम जर्द पड़ा था, क्योंकि नवाज जब भी माला को ज़ावियार के पास देखता वो उस पर बहुत गुस्सा करता था। वो पापा आगे। माला जल्दी से ज़ावियार से दूर हुई थी, उठ के अपने कमरे की भाग गई थी, क्योंकि नवाज माला को ज़ावियार के करीब नहीं जाने देता था। माला कमरे से बाहर आई तो अपने बाप के साथ किसी लड़की को देख के हैरान हुई थी, जो सो कलर की फिट मैक्सी में उसके बाप के साथ हाथों में हाथ डाले आ रही थी। पापा, ये कौन है? माला नवाज के साथ खड़ी खूबसूरत लड़की को देखते हुए बोली थी। माला, ये आज से तुम्हारी माँ है। नवाज ने माला के सर पे धमाका किया था। नहीं पापा, ये मेरी माँ नहीं हो सकती, आपने इनसे शादी कर ली? वो सदमे से बोली थी। हाँ तो क्या मैं शादी नहीं कर सकता? नवाज सख्त लहजे में बोला था। शुमाइला, ये मेरी बेटी है कशमाला, और आज से तुम्हारी भी। जी सरकार, जैसे आप कहें। शुमाइला माला को एक जहरीली मुस्कुराहट दिखाती कमरे में चली गई थी। माला रोते हुए कमरे में चली गई थी। उसे बाप का प्यार कभी नहीं मिला था, लेकिन उसे फिर भी यकीन था कि उसका बाप उसके सर पे सुतेली माँ नहीं ला के बिठाएगा। लेकिन ये यकीन भी तोड़ दिया गया था। माला ने ज़ावियार को सब बता दिया था, जिसे सुनकर ज़ावियार ने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया था। वो सवाए माला के साथ दुनिया के लिए बेहिस बन गया था, इसलिए उसे किसी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था।